हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। ये कंपाइलेशन वीडियो है जून मंथ का करंट अफेयर्स का। ठीक है, हम लोग ये वीकली बेसिस पे करते हैं। तो ये जो 4 वीक का रहता है इसको मर्ज कर दे रहा हूँ, तो एक साथ मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मंथली मंथली वाला जो हेड है उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहीं पे अपडेट करता हूँ, वहीं पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कंपाइलेशन वाले। चलिए इसको कर लेते हैं। देखो, पहला टॉपिक यहाँ पे न्यू कैलिडोनिया है। ये जो चर्चा में देखो, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज पूछ लेते हैं, है ना। न्यू कैलिडोनिया किस क्षेत्र से संबंधित है, या फिर किस देश के अधिग्रहण में है, या फिर किस देश के नियंत्रण में है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में। ठीक है यारो यारो में। तो आपको देखो, यहाँ पे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि न्यू कैलिडोनिया संबंधित है फ्रांस से। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपके सामने मेंशन है, इसको मैं डिक्टेट करके बता दे रहा हूँ। कुछ हिस्ट्री भी हम लोग देख लेंगे। मैप मैप भी यहाँ पे मेंशन में किया हूँ, तो मैप से भी देख लेना। लोकेशन मैपिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए 1853 में फ्रांस द्वारा जब्त एक क्षेत्र, ठीक है, मूल रूप से स्वदेशी मेलिनेशियाई निवासी द्वारा ही बसाया गया था ये वाला क्षेत्र, लेकिन कंट्रोल में किसके है? फ्रांस के। आपको बस यही ध्यान रखना है, फ्रांस के। 4 ऑप्शन में 4 देश दे देगा, फ्रांस लगा के आ जाना। न्यूज में क्या था? देखो यार, इसकी तो एग्जिस्टेंस की समस्या है ना, चिंता है। न्यू कैलिडोनिया के लिए एक नया राजनीतिक समझौता स्थापित करने का अभी प्रयास कर रहा था फ्रांस, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, असफल रहा, जिससे इस क्षेत्र में भविष्य के विषय में अनिश्चितता बढ़ गई। उसी के चलते यहाँ पे हम लोग न्यू कैलिडोनिया को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैप पे देखिए, इसकी लोकेशन मैपिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं, न्यूजीलैंड भी देख रहे हैं। अब जो पैसिफिक ओशियन है ना, ये पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इसे बोलते हैं न्यू कैलिडोनिया। ठीक है, इसकी कैपिटल भी आपको ध्यान रखना है। कैपिटल है नोमिया। कैपिटल है नोमिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाएगा। और ये किसके अभी कंट्रोल में? फ्रांस के। ठीक है, बाकी और भी चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। इंडोनेशिया के कुछ हिस्सा है, बाकी का हिस्सा पपुआ न्यू गिनी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे से आइलैंड है, नाइरू, क्रिबाती, तुवालू, सोलोमन। सभी पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो आपको आइडिया होगा, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बनवातू, फिजी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना फिलहाल अभी तो। ये दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन। ग्लेशियर अपने आप में इंपॉर्टेंट एंटिटी होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या इनके लिए है ग्लोबल वार्मिंग। इनके कारण क्या हो रहा है? मेल्टिंग। मेल्टिंग की समस्या हो रही है, गायब होते जा रहे हैं ग्लेशियर्स। और इनके महत्व वगैरह भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर को जो खतरे हैं, और फिर ग्लेशियर को अगर खतरे हैं तो फिर क्लाइमेट चेंज को भी खतरा है ना। तो ये तमाम समस्याएं हैं, ग्लेशियर के बारे में यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक क्वेश्चन तो यही है आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, होस्ट किसने किया, मेजबानी किसने की। दुशांबे आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। दुशांबे कैपिटल है तजिकिस्तान की। ठीक है, मैपिंग पे ये जो वेस्ट एशिया का जो हम लोग पढ़ते हैं मैप वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की? दुशांबे ने, तजिकिस्तान ने की। यूनेस्को और ये जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये 2 इंस्टीट्यूट हैं, इनके कॉपरेशन से ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन दुशांबे। ठीक है, ग्लेशियर के महत्व देखिए थोड़ा। पृथ्वी पर जितना भी जल है, पृथ्वी पर जितना भी जल है उसमें केवल 3% ही जल ऐसा है जो स्वच्छ है ना, जो साफ है। उसमें से लगभग 70% स्वच्छ जल ग्लेशियर में संग्रहित होता है। तो ये ग्लेशियर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस आप यहाँ से देखेंगे, है ना। ये हो सकता है हम लोगों को नहीं पता हो, ये नई चीज है हम लोगों के लिए। ग्लेशियर में लगभग 8 लाख वर्षों तक के जलवायु अभिलेख संरक्षित रहते हैं। इससे बड़ा योगदान क्या होगा ग्लेशियर का, है ना, जो क्लाइमेट स्टडी को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, एक फैक्ट ये भी जान लीजिए, हिंदू कुश हिमालय जो है, ये एशिया का जल टावर कहा जाता है। ठीक है, हिंदू कुश हिमालय। हो जाएगा ना ये। फैक्चुअल क्वेश्चन तो यही है, दो सामने। बाकी इंपॉर्टेंस जो है ये हम लोगों ने रिकॉल किए, मुख्य परीक्षा में काम आएंगे आप लोगों के लिए, जो भी अगर दे रहा होगा तो। देखिए यहाँ पे सिक्किम भारत एकीकरण के बारे में क्या है। अभी एक एनिवर्सरी मनाई गई है, 50वीं वर्षगांठ। क्वेश्चन तो ये आएगा नहीं, है ना, वर्षगांठ का। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो पुराने फैक्ट हैं पॉलिटी से, वो क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सिक्किम किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पूर्ण राज्य बना था, या फिर सहयोगी राज्य किस ईयर में बना था, है ना। ये तमाम क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन आप पीवाईक्यू में कर भी चुके हैं। यहाँ पे फिर से रिकॉल कर लीजिए। करंट की बात यहाँ पे ये लिखी है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय संघ में सिक्किम के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। इसका मतलब है 1975 की बात हो रही है ना।
50 साल घटा दीजिए, 1975 हो गया ना। यानी 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को आधिकारिक मान्यता मिली थी। तो एक फैक्ट ये हो गया कि सिक्किम जो राज्य आया था वो 22वां राज्य बन के आया था 1975 में। ठीक है। और बाकी फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे लाइनअप मेंशन है आपके सामने। 1975 में जनमत संग्रह कराया जाता है। 97% ने राजशाही को समाप्त कर भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था। इससे पहले भारत सिक्किम संधि 1950 के अनुसार सिक्किम एक भारतीय संरक्षित राज्य बना था। ठीक है। 1975 से पहले क्या था? सिक्किम एक भारतीय संरक्षित राज्य बना था। फिर 1974 में, अभी कहाँ पे बात हो रही थी? अभी 1950। फिर 1974 पे आ जाइए। 1974 में होता है 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन होता है, और इस संशोधन के तहत ये जो सिक्किम का जो संरक्षक राज्य था, है ना, 1950 के अनुसार सिक्किम संधि 1950 के अनुसार जो सिक्किम को भारतीय संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, ये 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है। यानी संरक्षक राज्य अब नहीं रहा, अब क्या बन गया? ये संयोगी राज्य बन गया। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पूछे भी गए हैं तमाम बार। ठीक है। कि सिक्किम को संयोगी राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? 1974 35 संविधान संशोधन। पूर्ण राज्य की बात करते हैं तो हम लोगों को 36वां संविधान संशोधन याद ही है ना। 36वां संविधान संशोधन 1975 पे आ जाइए। यहाँ से ये सिक्किम पूर्ण राज्य बन जाता है। ठीक है। भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन जाता है। ठीक है। तो ये फैक्ट ये हो गया आपके लिए। चलिए, और सिक्किम के बारे में क्या है? सिक्किम गोवा के बाद सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम के सोरेंग जिले को भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन 2016 में, जब उस समय पे पीसीएस जो दिया करते होंगे उनको पता होगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था, है ना। सिक्किम को विश्व का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। खैर, अब तो पुराना क्वेश्चन हो गया, अब एक तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, तो पूछे जाने की संभावना कम है। फिर भी जाने रहिए। नदियां हम लोग तीस्ता नदी पढ़ते हैं। अगर बहुत अच्छी मेमोरी है आपकी तो इसको पढ़ लेना, रंगीत, तलुंग, लांचुंग, ये तीस्ता की सहायक नदियां हैं। ज्योग्राफी से अगर कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो डाल देगा एक आध नदी का, है ना, सहायक नदी। ग्लेशियर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जम्मू ग्लेशियर कहाँ पे? सिक्किम। बोकटोक ग्लेशियर जो इंपॉर्टेंट है, मैं बस उसी को मेंशन किया हूँ। बोकटोक ग्लेशियर। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जम्मू ग्लेशियर कहाँ पे? सिक्किम में। बोकटोक कहाँ पे? सिक्किम में। एक सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछा, मैचिंग में पूछता है, ज्योग्राफी में मैचिंग में पूछता है। दर्रे नाथुला हम लोग पढ़ते हैं, जलेपला पढ़ते हैं, ये डोंग खाला जो है ये भी पढ़ते हैं। नाथुला के बारे में हम लोग जानते हैं, मानसरोवर। मानसरोवर के लिए जो ऑफिशियल रास्ता है वो नाथुला से है ना, सिक्किम से। और एक और ऑफिशियल रास्ता है हिमाचल प्रदेश से, कि उत्तराखंड से। बताइए सिपकीला कहाँ पे है? सिपकीला पास उत्तराखंड में है कि हिमाचल प्रदेश में? कमेंट करके बताइएगा। नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज होती है, मैं पता है, मंगोलिया के साथ होती है। पीसीएस में देखो क्वेश्चन इस बार 2024 का अगर दिए होंगे, संस्करण भी साथ में पूछा था और जगह भी पूछी थी, तो दो जानकारी तो आपको चाहिए ही चाहिए। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि मंगोलिया के साथ हुई थी। ठीक है। ये तो अब ग्रुप डी में पूछा जाता है ना, यहाँ तो नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको संस्करण याद रखना है 17वां। थोड़ा कठिन होता है याद रखना, लेकिन क्या करें, पीसीएस पूछता है तो उसी तरीके से मेमोरी को करना पड़ता है, याद करवाना पड़ता है। जबकि है तो ये बहुत बकवास क्वेश्चन, संस्करण पूछने का क्या मतलब है? ये सारे फैक्चुअल, इतना फैक्ट तो नहीं पूछना चाहिए। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ है? मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर में। ये ऑल्टरनेट वे में होती है। ठीक है। एक बार भारत में होती है, एक बार मंगोलिया में होती है। तो इस बार की जो 2025 की थी, जो सत्र में थी 2025 की, ये तो उलान बटोर में मंगोलिया में हुई। 2024 वाली जो हुई थी वो मेघालय में हुई थी, यानी भारत में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। उमरोई एक जगह है। नॉर्मली मेघालय में अगर होती है कोई भी एक्सरसाइज तो वो यहीं पे होती है, उमरोई में। ठीक है। तो 25 उलान बटोर, 24 उमरोई। चलिए, मंगोलिया को देख ही रहे हैं, रसिया और चाइना के बीचों बीच में फंसा हुआ है ये मंगोलिया। ठीक है। उलान बटोर कैपिटल है। चलिए, क्वेश्चन कीजिए। चर्चा में रहा बर्च ग्लेशियर। अब देखो, जैसे जैमू ग्लेशियर पड़े हो सिक्किम में, जैमू, तो एक जैमू लिख देगा, एक में बर्च लिख देगा, ऐसे दो और ग्लेशियर दे देगा और कंट्रीज से मैच करा लेगा। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बर्च ग्लेशियर है स्विट्जरलैंड में। भीषण
हिमस्खलन के कारण ये चर्चा में रहा। ठीक, बर्च ग्लेशियर। चलिए थोड़ा ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल के माध्यम से फिर से फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता दी गई है भारत के द्वारा मालदीव को। तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। G2G एक ढांचा है जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ढांचे के तहत 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 50 मिलियन का मतलब हो गया 5 करोड़, 5 करोड़ डॉलर, ठीक है। 5 करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बिल पारित करके मालदीव को भारत के द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है। तो देखो यहाँ पे एक तो मालदीव याद रखना, ठीक, पड़ोसी देश है, तो ये फैक्ट याद रखें। और आपको अमाउंट भी याद रखना। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो वो 100 मिलियन लिख देगा, 150 मिलियन लिख देगा, 50 मिलियन लिख देगा, ऐसे क्वेश्चन बना देगा। ठीक, तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं आपको। 50 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस टी बिल के माध्यम से मालदीव को दी गई। टी बिल क्या है? ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं एक तरीके से, इसके माध्यम से क्या, शॉर्ट टर्म लोन, यानी अल्पकालिक ऋण दिए जाते हैं। मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होती है, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल में चुकता करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से जारी किए जाने वाले अल्पकालिक ऋण शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होती है, यानी 1 साल के लिए लोन दिया गया है भारत सरकार के द्वारा मालदीव को 5 करोड़ डॉलर का। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025, अब एक को दिया जाता अगर तो इंपॉर्टेंट हो जाता क्वेश्चन। ये 15 लोगों को दिया गया, खैर ये अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जा रहा है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना फिर कम हो जाती है। तो बस ये क्षेत्र याद रखना कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब इनके बारे में अगर हिस्ट्री जानते हैं तो इनका फील्ड भी आप जानते होंगे, ठीक है। ऑस्ट्रिया वॉर के टाइम पे इन्होंने काफी, जो सैनिक हुआ करते थे उस टाइम पे, तो सहायता की थी, ठीक है। जो घायल सैनिक थे उनको जा जाके मेडिसिन, उनकी केयर करना, हेल्प करना, ये सारी चीजें उन्होंने किया था। वही टाइम उनका फेमस होने का भी था। भारत के राष्ट्रपति ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस प्राइज के बारे में क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 1973 में। और उत्कृष्ट, यानी जो एक्सीलेंट नर्सेस होती हैं उनको ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। अंग्रेजी समाज सुधारक, सांख्यिकी विद भी थी। 1910 तक इनका समय था, 90 साल जी गई हैं। 1820 से 1910 क्रीमिया वॉर के दौरान प्रसिद्धि मिली घायल सैनिकों की देखभाल की। उस टाइम शायद, अभी पहली बार मैंने ऑस्ट्रेलिया बोल दिया था क्या, सॉरी यार, क्रीमिया वॉर के टाइम पर, ठीक। क्रीमिया तो अब खैर रूस के कब्जे में है। चलिए थोड़ा ट्रोजन हॉर्स स्टाइल ड्रोन हमला जो हुआ है यूक्रेन के द्वारा रूस पर, देखा होगा ना, ट्रक में ऊपर, ऊपर यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की थी, ऊपर से ढक दिया गया था, और यहाँ पे ड्रोन यहाँ पे सारे इंस्टॉल थे। इसका नाम ही कैसे है भाई, ये ट्रोजन हॉर्स? पौराणिक कथाओं, खासतौर से ग्रीक पौराणिक कथाएं जो हैं, इसमें इस शब्द का मतलब धोखा होता है, एक उपहार के रूप में प्रस्तुत छुपा हुआ खतरे से। इस शब्द का मतलब बस यहाँ पे है, ठीक है, इस शब्द का मतलब है। यूक्रेन ने ट्रकों में छिपाकर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन के माध्यम से एक गुप्त ट्रोजन हॉर्स जैसी रणनीति अपनाते हुए रूसी हवाई ठिकानों पर हमला किया। देखा ही था आपने न्यूज वगैरह में। अब यूएवी तो होते ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, कोई बैठता थोड़ी ना इसमें, वो तो छोटी सी मशीन है, उड़ के जाती है, और उसमें जो भी बारूद होता है वो टकरा जाता है उससे, है ना, जिसको भी टकराना होता है, ब्लास्ट हो जाता है। जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, इनके बारे में अभी सीख रहे हैं। FPV जो ड्रोन है, ये ट्रोजन हॉर्स जो है, इनके बारे में क्या है? दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, ऑब्वियस है, दूर से ही कंट्रोल किए जाते हैं, जिनमें आगे की ओर लगा कैमरा ऑपरेटर का। बस यही खास बात है, ये जो ट्रोजन स्टाइल वाले जो ड्रोन है ना, आप इसी को रील्स में देख भी रहे होंगे, है ना। तमाम न्यूज चैनल जो चला चला रहे थे उस टाइम पे, वो यही चला रहे थे। उनमें आगे की ओर लगा कैमरा ऑपरेटर का लाइव वीडियो प्रसारित करता है, जिससे ऑपरेटर को पायलट जैसा दृश्य प्राप्त होता है। देखे होंगे आपने क्लिप में, देखा देखा होगा ये चीज, है ना। चलिए, चलिए मिनी रत्न मिला है अभी 3 कंपनियों को। इन 3 कंपनियों के नाम आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है, यानी DPSU, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या अंडरटेकिंग्स, कुछ भी बोल लीजिए, मिनी रत्न को दर्जा प्रदान किया गया।
एक है MIL यानी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। म्यूनिशंस मतलब हथियार ही होता है, चूंकि डिफेंस की PSUs हैं तो सब हथियार वगैरह ही बना रही होंगे। दूसरी कंपनी है आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, AVNL बोलते हैं, ठीक है, AVNL। और तीसरी है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, IOL, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। तीनों कंपनियों के मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं, क्या काम करती है। MIL यानी ये जो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है, ये गोला बारूद बनाता है, मोटार बनाती है, रॉकेट बनाता है, ग्रेनेड बनाता है। इन सब का निर्माण MIL के द्वारा किया जाता है। ये जो आर्म्ड व्हीकल जो है, अब आर्म्ड व्हीकल भी लिखा है तो व्हीकल से समझ में आ रहा है, अर्जुन टैंक हुआ, T90 टैंक। अब देखो यहाँ से पता चला ना कि T90 टैंक बनाता कौन है, अब पता चला ये कंपनी बनाती है, AVNL, अर्जुन टैंक जो हम लोग पढ़ते हैं डिफेंस में। और IOL जो है ये बनाती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये जो विजन उपकरण जो होते हैं, दृष्टि उपकरण, ये सारी चीजें IOL के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक। तो तीन कंपनी के नाम याद रखना। ये मनी रत्न इनको मिला है। ये वैसे मैं हर PDF में कवर कराता ही हूँ, यहाँ पे भी मेंशन कर दिया हूँ। मैराथन की कुछ कंडीशंस याद रखिए, क्योंकि पूछा गया है एक बार क्वेश्चन। मैराथन को शुरुआत किया गया था 2010 में। कोई कंपनी महारत्न कब बनेगी, उसको पहले नवरत्न तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नवरत्न होना चाहिए। और जैसे नवरत्न कोई कंपनी कब होगी, तो उससे पहले मणि रत्न होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे भी है, महारत्न होने से पहले उस कंपनी को नवरत्न होना चाहिए। ठीक है। अब बड़ी बड़ी कंपनी है तो यार स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टेड होगी ही, है ना, आप शेयर बाय सेल कर सकते हो। यानी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, ये भी बात ठीक। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर जो है कंपनी का, ये 25,000 करोड़ प्लस होना चाहिए। तीनों ही कंडीशन जो है ना, 3 3 वर्षों का है हिसाब यहाँ पर। तो आपको तीनों ही चीजें देख लेना, एक तो टर्नओवर देख लेना है, टर्नओवर कितना है 3 साल का, एवरेज 25,000 करोड़। ठीक है। दूसरी बात आई है, दूसरी बात यहाँ पे नेटवर्थ की। 3 वर्षों का जो औसत नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ होना चाहिए। ओके। फिर 3 वर्षों में आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना कमा रही है कंपनी, तो प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को 3 साल का औसत जो है, मतलब हर साल 5,000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है। 3 साल का जो औसत वार्षिक नेट प्रॉफिट है वो है 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ प्लस होना चाहिए। ठीक है। तो ये 25,000 करोड़ हो गया, एक 15,000 करोड़ हो गया, ये 5,000 करोड़ हो गया। 25,000 करोड़ जो है ये आप इसको रेवेन्यू समझ लीजिए। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करती है कंपनी, 25,000 करोड़ का। नेटवर्थ कितना है, 15,000 करोड़ का। प्रॉफिट कितना कमा रही है, सब टैक्स वैक्स हटा के, ठीक है, लोन वोन अगर है कंपनी में तो वो सब चुका के, तो वो 5,000 करोड़ प्लस होना चाहिए। तो इनकी भी कंडीशंस मैं पुरानी PDF में मेंशन किया हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। नवरत्न की शुरुआत 1997 में और मिनी रत्न की भी शुरुआत 1997 में, लेकिन महारत्न की शुरुआत 2010 में। ठीक है, याद रहेगा। चल, भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च पोत किस कंपनी द्वारा बनाया गया। भारत का पहला स्वदेशी, स्वदेशी इसलिए मैंने यहाँ पे बस मेंशन किया हूँ। स्वदेशी पोलर रिसर्च पोत, पोलर से समझ में आ रहा होगा, पोल वोल पे जाएगा वहां पे रिसर्च वगैरह करेगा। ठीक है। रिसर्च के पर्पज से यूज किया जाएगा। इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने। ये जो डिफेंस कंपनी है ना, जैसे एक मझगांव है ना, मझगांव है, गार्डन रीच है, ये सब बनाते हैं डिफेंस, डिफेंस से संबंधित ये पोत वगैरह बनाते हैं। और नवल शिप्स वगैरह बनाते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है, भारत जैन, भारत जैन क्या है। भारत जैन यहाँ से आप समझ सकते हैं नाम से, वैसे भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, भारत जैन, लगा लेंगे ना। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, जून 2025 तक, जून 2025 तक रामसर साइट्स कितने हो गए, टोटल हो गए 91। ठीक है। इनको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे अभी सेकंड वीक में, वो पढ़ेंगे इसी वीडियो में ही, बाद में मिलेंगे स्लाइड इसको, 2 4 स्लाइड के बाद वो मिल जाएगा आपको। चलिए कुछ पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं। 1975 जानते हैं भैया, राष्ट्रीय आपातकाल, 12 जून की डेट आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जितने भी फैक्ट हैं नेशनल इमरजेंसी से संबंधित, सारे फैक्ट हम लोग को पढ़ लेना। पॉलिटी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना, तो पॉलिटी पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय आपात का भी 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 1975 अभी हम लोग एक और पढ़े थे, 50वीं वर्षगांठ पढ़े थे, है ना। चलिए लाइनअप देखते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी से। ये मोटा मोटा तो बताइए, 1975 नेशनल इमरजेंसी,
देखो क्या हुआ था। 1971 में चुनाव होते हैं, ठीक है, 1971 में चुनाव होता है। पीएम इंदिरा गांधी ने, समाजवादी नेता थे जिनका नाम था राजनारायण, इनको चुनाव में इन्होंने हरा दिया, इंदिरा गांधी जी को हरा दिया। लेकिन राजनारायण साहब को लगा कि यार चुनाव में तो कुछ गड़बड़ हुई है ना। यानी चुनावी कदाचार के आधार पर राजनारायण ने इस इलेक्शन को न्यायिक चुनौती दी, यानी चैलेंज कर दिया, कुल मिला के मुकदमा डाल दिया। सरकारी मशीनरी और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और लोक, ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951 का, इसके उल्लंघन के आधार पर 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। तो जानती हैं, कोर्ट नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ, कोर्ट नंबर था 34। ठीक है, खैर ये पूछेगा नहीं, मैं बस जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट नंबर 34 जो है, इसी में बहस हुई थी इस मुकदमे की। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है, इसको अमान घोषित कर दिया। अब अमान घोषित कर दिया तो फिर पीएम पद पर बैठने के लिए हकदार नहीं रही, इंदिरा गांधी को पीएम पद पर बने रहने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। तो ये जो डिसीजन आया था ना, 12 जून को आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, यानी अमान घोषित कर दिया था चुनाव को, ये 12 जून को, तो ये 12 जून याद रखना। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है। अब चूंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो कर ही सकते हो, हाईएस्ट अपीलेट बॉडी तो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो आपको अगर इनका ऑर्डर ठीक नहीं लग रहा तो आप जाके जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास, यहाँ पे चैलेंज कीजिए, है ना। तो इन्होंने चैलेंज किया, इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यहाँ पे फिर राजनीतिक संकट के बीच 25 जून, तो एक 12 जून पड़ा अपने। अब देखो कितने जल्दी जल्दी काम हो रहा था। 12 जून को हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, और 25 जून से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट में भी हो गया, और 10 ही दिन में सब कुछ हो गया। अब यहाँ तो साला 4 4 साल मुकदमे चलते हैं, कुछ होता ही नहीं। राजनीतिक संकट के बीच 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। तो 1 तारीख हम लोग ये 25 जून पड़ता है ना, ब्लैक डे, 25 जून 1975। चलिए, ये तो लाइनअप वाली हिस्टोरिकल बात होगी। अब यहाँ पे पॉलिटी से संबंधित जो बातें हैं वो देख लीजिए। तो इसकी कहानी तो आपको पता ही होगा कि एक शब्द हुआ करता था आंतरिक अशांति, जिसका फायदा उठाया था इंदिरा गांधी सरकार ने, है ना। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कहानी। 1975 से पहले, यानी इमरजेंसी लगने से पहले, जो हम लोग 3 आर्टिकल पढ़ते हैं ना, 352, 356 और 360, यही है ना आपातकाल से संबंधित प्रोविजंस। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हो 52 में, 56 में प्रेसिडेंट रूल पढ़ते हो, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ते हो। तो 1975 से पहले ये आर्टिकल 352 की स्थिति देखिए पहले। 352 में 1975 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द लिखे थे, युद्ध लिखा था, बाह्य आक्रमण लिखा था, और आंतरिक अशांति लिखी थी। इसके आधार पर प्रेसिडेंट घोषणा कर सकते थे नेशनल इमरजेंसी की। ठीक है, ये जो शब्द है ना आंतरिक अशांति, बस यही परेशान कर रहा था। तो इसको बाद में फिर हटाया गया। इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति शब्द का उपयोग करके आपातकाल लगा दिया। ठीक है, इसके बाद होता है 1975 बीत गया, 1976 बीत गया, 77 बीत गया, 78 आ गया। 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन, गवर्नमेंट बन जाती है दूसरी पार्टी की। तो 44वें संविधान संशोधन ने ये जो आंतरिक अशांति का शब्द था संविधान में 352 में, आर्टिकल 352 में, ये हटा दिया। ठीक है, आंतरिक अशांति को हटाकर क्या कर दिया, आर्म्ड रिवेलियन कर दिया। आंतरिक अशांति को हटाकर, यानी इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये बातें आंतरिक अशांति के बारे में थी, ध्यान रखना। 44वां संविधान संशोधन तमाम बार पूछा गया है, 1978 याद ही है। ठीक है, 42 जो हुआ था वो 1976 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं। चर्चा में रहा शब्द आईसीटीबी, ये क्या है भाई, हो सकता है पूछ ही ले, है ना, क्योंकि अरहर की किस्म है, और रिसर्च के बाद ये सारी चीजें बाहर आती हैं। टेम्परेचर रेजिस्टेंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंट बोल लीजिए, या फिर टेम्परेचर टॉलरेंट बोल लीजिए। ये अरहर की एक किस्म है, ICPB 25/444। अब बादल बहुत तेज गरज रहे हैं भाई, बिजली की आवाज आ रही है, पता नहीं रिकॉर्ड हो पा रही हो नहीं हो पा रही हो, पर बहुत तेज बादल गरज रहे हैं अभी तो। ये देखो, ये जो टेम्परेचर टॉलरेंट अरहर की किस्म है, 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहन कर सकती है। बहुत बड़ी बात है यार, 45 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, इतने में तो फसलें मर जाती हैं। चलिए, अभ्यास खान क्वेस्ट देखते हैं। अभ्यास खान क्वेस्ट मल्टी नेशन सैन्य अभ्यास है। संस्करण फिर से याद करना पड़ेगा, सबसे गंदी चीज जो है
यूपीपीसीएस आरओ में संस्करण याद कैसे करे यार कोई, है ना। 22वां संस्करण, खान क्वेस्ट। ठीक है, कहाँ पे हुआ? मंगोलिया में, उलान बटोर। अभी आपने एक और एक्सरसाइज पढ़ी थी मंगोलिया के साथ जो होती है ना, नोमैडिक एलिफेंट। भारतीय सेना ने भी भाग लिया, ठीक है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी थी जिसका नाम था कुमाऊं रेजिमेंट। चलिए तो, अभ्यास खान क्वेस्ट जो है मल्टी नेशन सैन्य अभ्यास है। हमारी भी जिम्मेदारी थी, हमने भी पार्टिसिपेट कर लिया। कहाँ पे हम लोग गए? उलान बटोर चले गए थे पार्टिसिपेट करने। ठीक है। शुरुआत में 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में प्रारंभ हुआ था। अब देखो, अभी मल्टी नेशन है, आज की डेट में मल्टी नेशन अभ्यास हो गया। शुरुआत में लेकिन ये सिर्फ दो ही देशों के द्वारा किया गया था, मतलब बाइलेटरल एक्सरसाइज थी, हुआ करती थी अमेरिका और मंगोलिया के बीच में। ठीक। चलो, ये रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, इसको भी मैं हर पीडीएफ में डाल ही देता हूँ। गणो शक्ति किसके साथ होता है? भारत इंडोनेशिया। इसको जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। एक्यूबेरियन, भारत मालदीव। हैंड इन हैंड किसके साथ होती है? भारत चाइना के साथ होती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, इंडिया सिंगापुर। मित्र शक्ति, श्रीलंका के साथ होती है। नोमैडिक एलिफेंट अभी पड़ा, मंगोलिया। शक्ति फ्रांस के साथ होती है। सूर्यकर्ण नेपाल के साथ हम लोग पढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिका के साथ। एक नई एक्सरसाइज, इसको याद रखना, पास एक्स। ठीक है, पास एक्स, ये इंडियन नेवी और इंग्लैंड की नेवी के साथ होता है। ठीक। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो हमारा वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला, इसमें कुछ अमेंडमेंट की मांग की गई है, अनुरोध किया गया है। तो वो देख लेंगे कि संशोधन की मांग जो की जा रही है वो मांग क्या है, क्या डिमांड की जा रही है और किस राज्य के द्वारा डिमांड की जा रही है। यही दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी 1972, WPA 1972, कुछ और भी बातें हैं। ठीक है, मैं कुछ और भी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन किया हूँ आप लोगों के लिए, वो जानना जरूरी है। जैसे वन्यजीव लिखा है ना, तो वन्यजीव से हम लोग समझते हैं कि इस एक्ट के तहत जो प्रोटेक्शन दिया जाता होगा वो वाइल्ड लाइफ को दिया जाता होगा सर, है ना, यानी जानवरों को दिया जाता होगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ लिखा है ना, तो वाइल्ड लाइफ में तो प्लांट्स भी आ जाते हैं ना। जंगली जीवन सिर्फ जानवरों का थोड़ी ना है। जंगली जीवन, वहां पे जंगली जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनका भी तो है ना। तो ये प्लांट्स पे भी लागू होता है, ये एक्ट प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। यही इंपॉर्टेंट बात है, नीचे में मेंशन किया हूँ, आपको रिकॉल करा दूंगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संशोधन से संबंधित केरल राज्य के द्वारा डिमांड की गई है। ठीक है, कि इसमें संशोधन होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए ये देख लीजिए यहाँ पे। केरल सरकार बोलती है केंद्र सरकार से, उन जंगली जानवरों को नियंत्रित शिकार की अनुमति दी जाए जो मानव जीवन या कृषि के लिए खतरा उत्पन्न करता है। ये केरल सरकार बोल रही है केंद्र सरकार से कि ऐसा अमेंडमेंट इस एक्ट में होना चाहिए। अब बात तो सही है, ये जो वाइल्ड और मैन कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत सीरियस तो रहते ही है ना। लेकिन इस एक्ट के तहत आप लोग शेड्यूल नंबर 1 पढ़ते होगे, अनुसूची 1 पढ़ते होगे ना। अनुसूची 1 में जो भी एनिमल आते हैं उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। आप उन जानवरों को मार नहीं सकते हो, उसमें दंड के प्रावधान है, पनिशमेंट के प्रावधान है, जेल हो जाती है तुरंत, है ना। लेकिन यही जानवर अगर आदमियों को या फिर फसलों को या फिर मानव जीवन को प्रभावित करें, तब तो ये जायज डिमांड है ना केरल सरकार की। आधार क्या बताया है केरल सरकार ने? आधार यही होगा कि भाई जानवर आता होगा, मार के चला जाता होगा, गांव में घुस जाता होगा, तीन चार को लपेट के चला जाता होगा, है ना, यही ना होगा। 2016 से 2025 के बीच मानव वन्यजीव संघर्ष अधिक हुआ है और कई जनहानियां दर्ज की गई हैं। चलिए, अब देखते हैं अमेंडमेंट होता है कि नहीं होता है, ये तो अभी डिमांड पेश की गई है, अब वो आगे करंट अफेयर्स में हम आ ही जाएगा। यही इसकी मैं बात कर रहा था, शेड्यूल नंबर 1 जो हम लोग पढ़ते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको मैं बहुत डिटेल से कराया हूँ, याद नहीं आ रहा किस मंथ की पीडीएफ में, कि ये WPA 1972 जो है, इसमें एक बार अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है। अगर पूछा जाए इसमें अनुसूचियां कितनी है, तो आपको 6 याद रखनी है, और 6 की 6 आपको याद होना चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, पूछा ही जाएगा। अनुसूची 1 में जानवरों को हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, ये पता है आपको। त्वरित कार्रवाई की जाती है खतरनाक जानवरों के विरुद्ध। यहाँ पे आप एक्शन नहीं ले सकते, जानवर कुछ भी करके चले जाए, आप उस जानवर को कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्ट
में अनुसूची वन के तहत उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। अब इसी इसी के लिए तो बोल रहा था ना केरल गवर्नमेंट कि इसको थोड़ा सा लाइट करो। अब वो आगे देखा जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखो डिटेल से यहाँ पे किया हूँ, इसको समझिए। पहला क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। छहों की छह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको। यहाँ पे पढ़िए बेसिक चीज पहले, वन्य जीव, पक्षी और पौधे का संरक्षण। मैं स्टार मार्क इसलिए किया था कि पौधे का संरक्षण भी इस एक्ट के माध्यम से होता है। पौधे के संरक्षण, उनके आवास के प्रबंधन, संबंधित उत्पाद के व्यापार के रेगुलेशन हेतु एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है ये एक्ट। ठीक है। अनुसूची वन और अनुसूची टू में क्या है, यहाँ पे लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है। कंप्लीट प्रोटेक्शन प्राप्त है। कुछ भी अगर आप करोगे उन जानवरों को तो बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है इसमें, 10 सालों की जेल भी हो सकती है। ठीक है। तो ये अनुसूची वन और सेकंड हो गया। अनुसूची थर्ड और फोर्थ में क्या है, ऐसे जीवों को रखा गया है जो विलुप्त होने की कगार पर नहीं है। ठीक है। विलुप्त होने की कगार पर नहीं है मतलब थोड़े बहुत वो सेफ हैं, मतलब विलुप्त नहीं हो रहे हैं, अभी बचने की संभावना है कई साल तक और वो बचे रह सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, लुप्त प्राय प्रजाति, किसी भी प्रजाति को लुप्त प्राय प्रजाति कब घोषित करते हैं? टाइम पीरियड कितना होता है? 10 साल होता है, 20 साल होता है, 50 साल होता है, 100 साल होता है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया पीछे से। अनुसूची 4 तक हो गया, अनुसूची 5 पढ़िए। बतख और हिरण जैसे जीवों की सूची है ये, जिनका शिकार लाइसेंस के साथ किया जा सकता है। तो देखो जैसे जैसे सूची बाद में आ रही ना, प्रोटेक्शन लेवल घटता जा रहा है। आप पहले और दूसरे सूची में जो जानवर हैं उनमें उनसे तो आप छेड़छाड़ कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना। शिकार विकार खेलना है तो इन्हीं का खेलना, तो थोड़े बहुत बच पाओगे, भी लाइसेंस के साथ शिकार आप कर सकते हैं। अनुसूची 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही नई नया संशोधन है। मैं इस स्लाइड का संशोधन नहीं बता रहा हूँ, ये पुराना संशोधन बता रहा हूँ एक्ट में, ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है। अनुसूची 6 के अंतर्गत पौधों के संरक्षण को भी इस एक्ट के तहत लाया गया था, ये कुछ साल पहले की बात है, इसको ध्यान रखना। अनुसूची 6 में है पौधों का संरक्षण। ठीक है, WPA 1972 के तहत। चलिए चर्चा में रही एटलिन रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? एटलिन के नाम से है, रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ रिवर समझते हो? रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर का मतलब रिवर बह के आ रही है। अब यहाँ से पानी गिर रहा होगा तो यहाँ पे सीधा आपने टरबाइन लगा दी। ठीक है, सीधा टरबाइन लगा दी, टरबाइन को घुमा दिए, टरबाइन जनरेटर में फंसी है, जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने पहले पानी को रोकने के लिए डैम नहीं बनाया। तो रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि डैम की कोई जरूरत नहीं है। पानी के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी थी ढाल की वजह से, उसी से टरबाइन को हम चला दे रहे हैं। ठीक है। और नदी में पर्याप्त पानी भी रहता है। तो ये जो है रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में ये बनाई जा रही है। चलिए ये फर्स्ट वीक तक का हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड वीक का करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है तो स्पीड बढ़ा के देख लेना, वैसे स्पीड बढ़ा के देख ही रहे होगे आप लोग। देखिए यहाँ पे अभी बल्लेंद्र में आप लोगों ने पढ़ा था टोटल रामसर साइट कितनी हो गई है भारत में, 91। ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिटेल से देख लेंगे कौन कौन सी ऐड हुई हैं, और ये जो नई ऐड हुई हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। बस इतना ही पूछना है। नए यहाँ पे रामसर साइट्स के नाम याद रखना है और टोटल याद रखना है। दो नाम आपको ध्यान रखना भी, खींचन, एक रामसर साइट है खींचन, फलोदी एक जगह है राजस्थान में, वहाँ की लेक वगैरह होगी। और दूसरा यहाँ पर रामसर साइट है मेनार, ये उदयपुर में राजस्थान में, यानी दोनों ही राजस्थान की ये रामसर साइट है। एक का नाम है खींचन, दूसरे का नाम है मेनार, याद रहेगा। इन दो आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया। तो अब टोटल हो गई है 91। अब तक जून 2025 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91। एक है खींचन, दूसरी है मेनार। खींचन फेमस है प्रवासी क्रेन के लिए, क्रेन एक पक्षी है, आप लोग जानते होंगे। और मेनार को तो पक्षी गांव के रूप में जाना भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन के आ रहा है कि पक्षी गांव के रूप में किस गांव को जाना जाता है, तो मेनार याद रखना। हो सकता है रामसर स्थल को मेंशन करके ना पूछे, ऐसे ही फैक्चुअल पूछ ले। ठीक। चलिए, राजस्थान में अब कुल 4 रामसर स्थल हो गए इन दोनों को जोड़ के। एक रामसर, ये हम लोग सांबर झील पढ़ते हैं, ये नागौर और जयपुर में है। केवलादेव नेशनल पार्क हम लोग पढ़ते हैं भरतपुर। और तीसरा चौथा भी जस्ट पढ़ा आपने, खींचन और मेनर, ये भी राजस्थान में ही है दोनों। टोटल हो गई है 4। चलिए पुराने फैक्ट जल्दी से रिकॉल कीजिए। 1971 हम लोग जानते हैं रामसर कन्वेंशन पे जो
सिग्नेचर किए गए थे, है ना, ये अपनाया गया था। रामसर एक स्थान है ईरान में। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला कि भारत सिग्नेटरी कब बना। ठीक है, भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे रामसर कन्वेंशन पर, शामिल कब हुआ था, 1982 में, यानी 11 साल बाद। यहाँ पे 1971 प्लस 11 ईयर के बाद भारत भी यहाँ पे रामसर कन्वेंशन में आ गया था। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें हैं। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन आर्द्र भूमियों को जो संकटग्रस्त होती हैं इनको किस रिकॉर्ड में रखा जाता है। हम लोग मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के रूप में जानते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भारत की कितनी आर्द्र भूमियां हैं। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दो, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में दो ही रामसर साइट्स हैं, आर्द्र भूमियां हैं। एक है लोकटक झील, मणिपुर में, हम लोग जानते हैं अपने यहाँ में फेमस लेक है। और दूसरा है केवलादेव नेशनल पार्क। ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड वाली हो जाएगा। चलिए, चिल्का झील को भी रखा गया था लेकिन उसको फिर हटा दिया बाद में, क्योंकि फिर वो संकटग्रस्त नहीं रही होगी, कुछ सुधार हो गया होगा, प्रोटेक्शन मिल गया होगा। चिल्का झील उड़ीसा को 1993 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन 2002 में से फिर हटा दिया गया। क्लियर है। ये जो चिल्का झील साइट है, ये एशिया से पहली साइट थी जिसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा गया था, बट अब नहीं है। लेकिन ध्यान रखना आपको, इसको रखा गया था। चलिए थोड़ा एनबीएफसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, बैंक से अलग होती हैं, इन दोनों के बारे में फर्क भी हम लोग जानेंगे। पहले की पीडीएफ्स में भी हम कवर करते रहते हैं। न्यूज में क्या है कि फ्लिपकार्ट को अभी एनबीएफसी का दर्जा प्राप्त हो गया है। ये एनबीएफसी को घोषित कौन करता है, आरबीआई घोषित करता है। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है, लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट है, फ्लिपकार्ट के बारे में याद रखना। अब फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण देने में आसानी हो जाएगी। तो एनबीएफसी का क्या मतलब होता है, एनबीएफसी के बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस फ्लिपकार्ट याद रखना है, ठीक है। एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने की कुछ शर्तें हैं, इनको जानिए। किसी भी कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956, ये एक्ट हम लोग जानते हैं 1956 का कंपनी एक्ट जो है, इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है 2013 में, ठीक है। या 1956 या 2013 के कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त है कंपनी को न्यूनतम 10 करोड़ की निधि बनाए रखना आवश्यक है। अगर आप लोन दे रहे हैं, है ना, लोन दे रहे हैं, तो आपके पास इतनी निधि होना चाहिए, ठीक है। चलिए, दोनों में फर्क देखिए, एनबीएफसी और बैंक, इनमें फर्क क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट समझते हैं, यानी पैसा आप एनबीएफसी में जमा नहीं कर सकते हो। जैसे बैंक में जाते हो ना, फॉर्म भरते हो, जमा करते हो, और ऐसे ही विड्रॉल करने के लिए भी फॉर्म भरते हो और विड्रॉ कर लेते हो। तो ये बैंक में तो होता है लेकिन एनबीएफसी में नहीं होता है। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किए जाते एनबीएफसी में, लेकिन बैंक में, बैंक तो खैर फाइनेंशियल सर्विस वाइड रेंज में प्रोवाइड कराता है ना, सारी चीजें होती हैं, चेक वगैरह भी आप इशू करते हैं, है ना। चेक के माध्यम से पैसा जमा भी करते हैं, चेक के माध्यम से पैसा विड्रॉल भी करते हैं। तो ये सारी चीजें बैंक में होती हैं, एनबीएफसी में नहीं होती हैं। एनबीएफसी में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बस आपको बस यही देख लेना है कि अलग क्या है यहाँ पर। डिपॉजिट स्वीकार भी होता है अगर, तो डिपॉजिट पर ये आपका जो पैसा है ये इंश्योर नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इंश्योर्ड नहीं रहता ये पैसा। लेकिन बैंक में तो भैया पूरी सिक्योरिटी रहती है ना। डिपॉजिट आपका इंश्योर्ड रहता है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस है कि एनबीएफसी चेक को इशू नहीं कर सकती है, ये पावर एनबीएफसी को नहीं दिया गया है, लेकिन बैंक चेक इशू करते हैं। ओके। एनबीएफसी चूंकि कंपनी है तो कंपनी एक्ट जो है 1956 वाला, इसके तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बैंकिंग एंटिटी है तो फिर बैंक का एक अलग एक्ट है जिसे बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके तहत पंजीकृत होना चाहिए। तो ये बैंक की कंडीशन है, ठीक है। एनबीएफसी में थोड़ा फायदा, बस आप लोन को लेके देख सकते हैं। आप लोन ले तो सकते हैं एनबीएफसी से, एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। अब यही देखा ही है आपने कि लोन प्रोवाइड करने के लिए फ्लिपकार्ट को ऑथराइज किया गया। इसका फायदा क्या है कि एनबीएफसी से लोन जल्दी, है ना, जल्दी ग्रांट हो जाता है, जल्दी ग्रांट हो जाता है। इजी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क वगैरह नहीं होता है। जैसे आप बैंक में देखते हैं, बैंक में लोन लेना एक दिन का काम नहीं है, ठीक है, आपको हफ्तों भर जाना पड़ सकता है। लेकिन एनबीएफसी में कुछ नहीं होता है, आप अप्लाई कीजिए, आपका
कम से कम पेपर वर्क भी होता है और जल्दी से जल्दी सैंक्शन भी हो जाता है आपका लोन। तो मेन फायदा एनबीएफसी का बस यही है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो भी तो ज्यादा रहती है ना, ब्याज दर भी ज्यादा रहती है। ब्याज कम लेने के लिए फिर बैंक जाता है इंसान। तो सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज है। लोन पर ब्याज दर अधिक होती है एनबीएफसी में, बैंक में थोड़ा सा कम रहता है। यहाँ पे देखिए ऋण कस्टमर को जल्दी मिल जाता है, इजी इंस्टेंट प्रोसेस होता है, और बैंक का टाइम टेकिंग पेपर वर्क वगैरह ज्यादा रहता है। ठीक है, ये एनबीएफसी और बैंक में फर्क हो गया। एक क्वेश्चन कीजिए, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मो से हम लोगों को समझ में आता है टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर। तो ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है चर्चा में रहे, इनका संबंध किससे है? लगा ले जाएंगे आप। थर्मो का अगर आप रूट मीनिंग जानते हैं तो आप लगा ले जाएंगे, चरम तापमान वाले वातावरण में ये बैक्टीरिया पनपते हैं। चलिए, पीएम प्रणाम योजना के बारे में देखते हैं। क्योंकि योजना पुरानी है, स्कीम पुरानी है, इसमें कुछ रिव्यू किया गया है, तो वही रिव्यू देख लेंगे कि क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं फर्दर इसमें। पीएम प्रणाम योजना संबंधित किससे थी? जब ये लॉन्च की गई थी तो क्वेश्चन पूछा गया था, पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। 2023 पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है, क्योंकि स्कीम और उसके सामने ईयर, ये क्वेश्चन तो देखो आता ही आता है, पीसीएस अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। 2023 में शुरू की गई योजना जिसका उद्देश्य, आपको पर्पज भी जानना है कि ये स्कीम है किस लिए। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनका कम से कम यूज करना है ना, कम से कम यूज करना, और ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स जो हैं खासतौर से बायो बेस्ड जो हैं उन उनकी तरफ शिफ्ट करना, यही पर्पज है ना इसका। तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है, वैकल्पिक उर्वरक को अपनाने के लिए ये योजना बढ़ावा देती है। अब समीक्षा के पॉइंट देख लेते हैं। अब चूंकि केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं यहाँ पे कम से कम यूज करना है, तो समीक्षा में यही आया होगा कि कितना लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कम से कम किया, और बायो बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं वहाँ पे शिफ्टिंग कितनी हुई है ना, यही तो होगा समीक्षा में। तो 2023 और 2024 में ये देखिए लगभग 15 लाख टन उर्वरकों की कमी हुई, जिससे सब्सिडी में पर्याप्त बचत हुई। ये देखो मुख्य परीक्षा के लिए वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कृषि से संबंधित अगर कोई निबंध आया है तो आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डाल सकते हैं, और यही सब डालेंगे तो भर के नंबर मिलता है। प्री के लिए भी याद रखना, कुछ फैक्ट प्रीलिम के लिए भी है। अब प्रीलिम के लिए कम से कम इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं कि ये जो योजना है ये काम कर रही है। ठीक है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम से कम यूज करने की कोशिश एटलीस्ट कर रहे हैं। ये फैक्ट प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक ने सबसे अधिक बचत की है, ठीक है, सबसे अधिक बचत की है, कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना। चलिए इसको देखिए, मैडॉक हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट है चाइना वालों का। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना, मानसरोवर लेक से निकलती है और पूरा पैरेलल चलती है नेपाल से। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो यू टर्न लेती है ना, यू टर्न लेती है, इसको बोलते हैं यू टर्न। और यहाँ पे एक माउंटेन भी है जिसके बारे में पूछा गया है कई बार, इसका नाम है नमचा बर्मा, नमचा बर्मा इस माउंटेन का नाम है। इसके बाद ये फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है रिवर, इतना जानते हैं। तो ये जो मैडोक हाइड्रो प्रोजेक्ट है चाइना वालों का, ये जहां से यू टर्न ले रही है ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं पे ये प्रोजेक्ट बना रहा है। ये जल विद्युत परियोजना जो है यहीं पे ये बना रहा है। तो चीन की जल विद्युत परियोजनाओं ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भारत के लिए चिंता का विषय बना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डैम बना देगा, डैम चाहिए ना हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, रन ऑफ रिवर का मतलब मैंने बताया था। तो डैम बनाएगा तो फिर पानी की सप्लाई कम हो जाएगी आगे वाले क्षेत्रों में। अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर रही है रिवर तो पानी फिर कम से कम आएगा, क्योंकि पहले ही वो पानी रोक ले रहा है। न्यूज में इसी वजह से थी, आपने देख ही लिया, चीन तिब्बत के मैडोक जिले में इसको यू टर्न जहां से लेती है ना रिवर, इसको ग्रेट बैंड भी बोलते हैं, बैंड मतलब मुड़ना, ग्रेट बैंड भी बोला जाता है। ग्रेट बैंड के पास बड़े पैमाने पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम आप याद रखना, ग्रेट बैंड नदी का वह क्षेत्र है जहां से नदी यू आकार में मुड़ती है, ये भी आपने सीख लिया। उसके बाद ये फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ये भी आप जानते हैं। है प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को बिल्कुल अफेक्ट करेगा, डैम बना लेगा, पानी स्टोर करेगा, फिर आगे जो फर्दर रिवर का फ्लो है वो कम हो जाएगा, जिससे भारत की जल सुरक्षा को लेकर यहाँ पे चिंता बढ़ गई है। ये आपको आपने देखा ही। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर यू सेप टर्न, जिसे ग्रेट बैंड बोला जा रहा है, ग्रेट बैंड बोलता है। यहाँ पे एक माउंटेन है आपने देखा, नमचा बर्मा, यहाँ के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है। चलिए, सैलेरी एविएशन कंपनी, इसके बारे में देखा होगा आपने,
अभी तो यार एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ वो भी आपने देखा है ना, एयर इंडिया। इसके बारे में हम लोग कवर किए हैं पीडीएफ में, सारे फैक्ट देख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में जितने भी ये बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, बड़े बड़े शहर में जो एयरपोर्ट हैं, उनकी जो हैंडलिंग सिक्योरिटी सर्विस जो है, वो भारत सरकार ने सैलेबी एविएशन कंपनी को सौंपी थी। ठीक है। ये सैलेबी कंपनी जो है, एविएशन कंपनी, ये टर्की बेस्ड है। और टर्की के बारे में जानते हैं, भारत और टर्की के संबंध कभी ठीक नहीं रहते हैं। एविएशन मिनिस्ट्री ने नेशनल सिक्योरिटी संबंधी चिंताओं को देखते हुए इस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया। ठीक है। अब इस कंपनी के बारे में देखिए, तुर्की की हवाई अड्डा ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी, जो भारत में प्रमुख हवाई अड्डों पर ऑपरेट करती है, परिचालन करती है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का समर्थन किया था, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ, हो सकता है इसका भी कहीं ना कहीं हाथ हो, बट वो चीजें सामने आ नहीं पाई। लाइसेंस रद्द करने का कार्य ये जो मिनिस्ट्री है, नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS ने किया। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, हो सकता है कठिन क्वेश्चन पूछ ही ले। नागर विमानन सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नियामक संस्था होती है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो। और अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ लेगा, सेलेब्स एविएशन कंपनी किस देश से संबंधित है, तो टर्की लगा देना। चलिए, ब्लैक बॉक्स के बारे में, अच्छा यहाँ पे कवर है वो, सॉरी, एयर इंडिया फ्लाइट के बारे में यहाँ पे देखिए। 12 जून तो यार हम लोग भूल नहीं सकते हैं ना। 12 जून को अभी इलेक्शन भी हम लोग पढ़े, 1975, है ना, नेशनल इमरजेंसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया था। और यहाँ पे भी 12 जून ही देख रहे हो, 12 जून खैर 2025 की बात है। एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश हो गई थी। ये फ्लाइट का नाम याद रखना आप, AI-171। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, फ्लाइट का नंबर ही पूछ लो। आपको ये भी पता है कि बस एक आदमी बचा था, बाकी सारे लोग मारे गए। ये इंजन, ये जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 में जो इंजन यूज होता है, वो बोइंग वालों का होता है। ठीक है, बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, ये इंजन का नाम है। ठीक है। तो इस फ्लाइट को इस नाम से भी जाना जाता है और इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से ब्लैक बॉक्स में लाया, तो हम लोगों को बस ब्लैक बॉक्स के बारे में पढ़ना है। कहने को तो ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, लेकिन इसका रंग ब्लैक नहीं होता है, इसका रंग होता है नारंगी। ठीक है, इसका रंग होता है नारंगी। इसका शेप होता है आयताकार, रेक्टेंगुलर शेप होता है। और ब्लैक बॉक्स में दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, दोनों के अलग अलग फंक्शन है। एक इंस्ट्रूमेंट है DFDR और दूसरा है CBR। आपने न्यूज में तो ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देख लीजिए कि ब्लैक बॉक्स में ये दो उपकरण होते हैं। एक का नाम है DFDR, जिसे बोलते हैं डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है CBR, यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट में चूंकि पायलट रहता है, कैप्टन रहता है, को पायलट रहता है। इसका मतलब है कॉकपिट वाले यानी CBR में तो पायलट और को पायलट के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है ना, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती होंगी। और DFDR ये बड़े लेवल पर रिकॉर्ड करता है। यह स्टील और टाइटेनियम जैसी मजबूत पदार्थों से बना होता है, ताकि अगर क्रैश भी हो जाए, आग भी लग जाए, तो कम से कम ब्लैक बॉक्स बचा रहे, ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ जानकारी मिल सके। ठीक है। और ये पिछले हिस्से में लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, स्टेटमेंट के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये पिछले हिस्से में लगाया जाता है। अब DFDR के बारे में देखिए। DFDR क्या रिकॉर्ड करता है, विमान कितनी गति पे उड़ रहा था, है ना, कितनी हाइट पे उड़ रहा था, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है ना। जितनी भी फ्लाइट कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं, इन सबको, ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, इन सबको रिकॉर्ड करता है DFDR। तो CBR आपने देख लिया, कॉकपिट से संबंधित है, कॉकपिट में बैठता कौन है, ये सारे लोग बैठते हैं। तो ये ऑडियो रिकॉर्ड करता है, ठीक है, आपसी बातचीत वगैरह। आपको ये ध्यान रखना है बस कि ब्लैक बॉक्स वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, कर सकता नहीं करता। ब्लैक बॉक्स सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करता है, पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है। क्लियर। चलिए, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है भारतीय वनों के बारे में। विदेशी लोगों ने बताया है, विदेशी रिपोर्ट ने बताया है कि क्या यहाँ पे स्थिति है, कितने वनों की कटाई हुई है। ठीक है। एक टाइम फ्रेम लिया है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट का नाम है GFW, यानी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2024 रिपोर्ट ऑन इंडियन फॉरेस्ट। भारतीय वनों के ऊपर इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया। GFW जो है, इस रिपोर्ट में 2001 से लेकर 2024 तक भारत में वनों की कटाई और वन क्षरण को लेके यहाँ पे डेटा रिलीज किए हैं। तो टाइम फ्रेम तो अच्छा खासा लिया है इन्होंने। क्या फाइंडिंग्स आई हैं, क्या बता रही है रिपोर्ट, देखिए। 2001 से 2024 के बीच लगभग 23 लाख हेक्टेयर वृक्षावरण खो दिया है भारत ने।
बहुत बड़ा अमाउंट है यार ये तो, है ना। 23 लाख हेक्टेयर वृक्ष आवरण खो दिया। हाँ, और ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा 2023 वाली और 2021 वाली, कंपैरिजन के लिए। सारी डेटा तो ये 23 वाले तो याद होना ही चाहिए, 21 के साथ ही पढ़ना। मैंने पीडीएफ भेजी है ग्रुप पे, पेड ग्रुप पे, ठीक है। रिकॉल करते रहना सारी चीजें, समय कम बचा है अब। फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, वर्ष 2024 में, 24 में ही, अब इन्होंने एक ही साल का बताया कि वर्ष 2024 में ही भारत ने 1.5 लाख हेक्टेयर नेचुरल फॉरेस्ट जो है इनको खो दिया, जिससे 68 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे सीक्रेशन हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे लॉस जो हुआ है वो बताया जा रहा है। 2001 से 2024 के बीच आग लगने के कारण इतना क्षेत्र, 36,200 हेक्टेयर वृक्षावरण नष्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर इस रिपोर्ट को पिकअप करता है अगर एग्जामिनर, तो स्टेटमेंट में यही सब डालेगा, है ना। ये सारी चीजें डालेगा। तो मतलब मोटा मोटा तो याद रखिएगा, ताकि गलती ना हो पाए। हानि के बावजूद 2000 से 2020 के बीच 1.78 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे थोड़ा वृद्धि भी दिखा दिया कि ठीक है लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे वृद्धि भी देखी गई है। खैर ये वृद्धि बहुत कम है। वैश्विक स्तर पर भारत वनों की कटाई में दूसरे स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट के लिए। तो ये जो 4-5 पॉइंट है ना, इनको ध्यान रखिएगा। हो जाएगा ना, एक दो बार पढ़ेंगे तो रिकॉल होगा, याद रहेगा चीजें। ये पुराना टॉपिक है, बट यहाँ पे एक स्टेट ने और पार्टिसिपेट किया है तो फिर से हम लोग रिकॉल कर ले रहे हैं। नेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम लोगों ने जब नागालैंड के बारे में पढ़ा था 2022 में, तो नागालैंड ऐसी सिंगल विधानसभा थी जहां पे पेपर वर्क जीरो कर दिया था, है ना। पेपर वर्क जीरो कर दिया था, ये हम लोग ने देखा था 2022 में। नागालैंड नेवा को लागू करने वाला पहला राज्य था, क्वेश्चन पूछा भी गया था परीक्षा में। और अभी क्या है, अभी पुडुचेरी जो है विधानसभा, इसने भी नेवा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। ठीक है। नेवा का मतलब यहाँ पे लिखा है ऊपर देख लीजिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, यानी डिजिटल रूप से काम होगा विधानसभाओं में, कागज रहित, पेपरलेस, कुशल और पारदर्शी तरीके से विधायी कार्य प्रणाली जो है इसको डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया। पेपरलेस असेंबली बोला जाएगा इनको, डिजिटल हाउस बोला जाएगा। ठीक। तो पहला हो गया नागालैंड, दूसरा हो गया पुडुचेरी। ट्रांसफॉर्म ऑल द लेजिस्लेचर इनटू डिजिटल हाउसेस और पेपरलेस असेंबलीज, ये पर्पज है मेन नेवा का। ये देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना, एबीएसएस, अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत कब की गई है? 2022 में। ये आएगा मैचिंग में काम, स्कीम और सामने ईयर। ठीक है। ये देखिए, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य किसको घोषित किया गया? गोवा को। शिक्षा मंत्रालय ने गोवा राज्य को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया। शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम बताएंगे? ये तो नया नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका पुराना नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। नोट में क्या लिखा है? गोवा से पहले मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला, ये भी क्वेश्चन पूछा था, है ना। जब ये उस टाइम पे जब ये करंट में था मिजोरम, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में। अब गोवा हो गया है, ध्यान रखिएगा। गोवा से पहले मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य हासिल करने वाला पहला राज्य था। और अगर पहले यूटी की बात करें तो लद्दाख था। ठीक है। रिसेंट में गोवा। कार्यात्मक साक्षर ये क्या है भैया? पढ़ने लिखने और संख्यात्मक कौशल को ये रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें अगर आती हैं तो आप कार्यात्मक साक्षर। चलिए, भगवान बिरसा मुंडा को पढ़ते हैं। इनको भगवान का भी दर्जा दिया जाता है ना बिरसा मुंडा को। 9 जून को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी पीएम ने 9 जून 2025 को बिरसा मुंडा को उनके शहीद दिवस पर के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 9 जून, याद रखना। बिरसा मुंडा जी के बारे में देखिए, आदिवासी नेता थे, हम लोग जानते हैं, धार्मिक सुधारक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है। एक्टिव एरिया जो था वो छोटा नागपुर था। इनको धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट। धरती आबा योजना भी इन्हीं के नाम पर लॉन्च की गई थी, भारत सरकार ने की थी, याद है। धरती बाबा, जिसे जिसका मतलब है पृथ्वी के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। इनका प्रारंभिक नाम जो है वो दाऊद मुंडा था। ठीक है, दाऊद मुंडा। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिरसाइल धर्म, बिरसा से बिरसाइल, उन्होंने बिरसाइल धर्म की स्थापना की और उनके अनुयायी जो हैं उन्हें भगवान के रूप में पूजते थे, इसलिए इनको भगवान बिरसा मुंडा भी बोला जाता है। इस आंदोलन का नाम याद रखना, क्योंकि ये इन्हीं से संबंधित है, और इसी आंदोलन को के चलते इनको कारावास भी हुआ था 2 साल का। कुल गुलान आंदोलन, आपको टाइम फ्रेम भी याद रखना है, 1895 से 1900 शुरू करने के कारण उनको 2 साल का कारावास हुआ था। कुल गुलान आंदोलन।
ये वाला जो पीडीएफ है ना यार, ये मिस्टेकनली गलत जगह यहाँ पे फिट हो गई है। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊंगा। ये एक्चुअली दूसरी जगह का था, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये क्या था, अगर बर्फ में जम भी जाए तब भी यह जीव 30 वर्षों तक जमी अवस्था में जीवित रहता है। तो मैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पे बताना चाह रहा था, या तो हो सकता है वो पेज हमसे मिस हो गया। चलिए अभी देख लेते हैं, आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग से क्या आ गया। ये पेड ग्रुप वालों को बोल रहा हूँ, वीडियो को वहीं भेजा हूँ। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चिड़ियों के बच्चों के नाम, ये बढ़िया चीज है यार। देखिए, किस चिड़िया के बच्चों के नाम रखे गए? जो हमारी सोन चिड़ैया है, जिसे बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। संकटग्रस्त पक्षी है ये तो, है ना। संकटग्रस्त पक्षी है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। सोन चिड़ैया के नाम से भी इसको जानते हैं। राजस्थान वन विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर और उसमें शामिल जो सैन्य कर्मी थे, इनके सम्मान में नवजात सोन चिड़ैया का नाम सिंदूर, व्योम, मिस्री साहब जो थे, सोफिया मैडम जो थी, है ना, इनके नाम रखे गए। चलो, तो ये बढ़िया रिस्पेक्ट है, बढ़िया सम्मान दिया गया। ये सारी चीजें तो जान ही रहे हो। राजस्थान का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये इंडिकेटर स्पीसीज है, ठीक है। इंडिकेटर स्पीसीज जिसे बोलते हैं संकेतक प्रजाति। ये सब तो जानते होंगे ना, एनवायरमेंट में पढ़े होंगे इंडिकेटर स्पीसीज क्या होते हैं। चलिए, चेनाब रेल ब्रिज के बारे में जानते हैं। चेनाब का जो रेल ब्रिज बना है, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, सबसे ऊंचा ब्रिज है। अब इसी के साथ साथ एक ब्रिज और बना है जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। ये दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है। चेनाब रेल ब्रिज के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है? अंजी खाद ब्रिज। ये अंजी नदी पर है। ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है चेनाब रिवर की, ठीक है। चेनाब ब्रिज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी लेंथ भी पूछी गई है। रिवर चेनाब पे, ये तो जानते हैं। 359 मीटर हाइट है, ये आपको ध्यान रखना, 359 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ये ब्रिज। और इस ब्रिज को डिजाइन किया गया था IISc बैंगलोर के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ना। और ये देखिए, सबसे खतरनाक बात, इस ब्रिज पर अगर आप 40 टन TNT भी पटक देंगे तब भी ये सस्टेन कर ले जाएगा। कैपेबल ऑफ सस्टेन 40 टन TNT एक्सप्लोजन, ठीक है। और ये आर्क शेप का है ब्रिज, ठीक है, देखा होगा आपने, आर्क शेप का है। और इसकी लेंथ है 1.3 मीटर। ये तो, सॉरी, ये किलोमीटर होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर होगा, पेड ग्रुप वाले ध्यान रखिए। ये तो ऑब्वियस है ना। 1.3 किलोमीटर लेंथ है इस ब्रिज की। चलिए, जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा वाला जो टॉपिक था, ये एक दो पेज इधर उधर लग गए हमसे यार, गलती से, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाली जो स्लाइड थी, वो बिरसा मुंडा वाला जो पेज था उसके जस्ट बाद था ये वाला स्लाइड। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, याद रखना। प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन, है ना। 15 नवंबर। एक्जिम फॉर्मेशन के बारे में देखिए, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया था, इसको पोस्टपोन कर दिया है। और हमारे जो शुभांशु शुक्ला हैं, इस मिशन में है ना, इस शामिल, तो इनका नाम ध्यान रखना है, शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन के पायलट रहेंगे। और नासा की पैगी विटसन जो है, इस मिशन की कमान संभालेंगे। ये दो लोगों का नाम है, आपको ध्यान रखना है, एक्सियम 4 मिशन। इस मिशन के तहत इसरो, हाँ, ये पेज जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, टार्डीग्रेड, ये आपको दिखाया था ना अभी, लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बर्फ में जम भी जाए तब भी यह जीव 30 वर्षों तक जमी अवस्था में जीवित रह सकता है। तो ये कितना खतरनाक प्राणी है भाई ये। छोटा सा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। मैं अभी दिखा रहा हूँ, इमेज तो मैं नहीं लगाया हूँ, आप देख लीजिएगा गूगल पे, बट इसकी विशेषताएं आपको जानना है। अभी फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसमें एक डेवलपमेंट तो ये कि पोस्टपोन कर दिया गया इस मिशन को। और बाकी चीजें देखिए, इस मिशन के तहत इसरो सूक्ष्म और अत्यंत साइंसी जीव जिसका नाम है टार्डीग्रेड, ठीक है, इसको वाटर बियर भी बोलते हैं, जलीय भालू की तरह दिखने वाला सूक्ष्म जीव है। इतना छोटा सा है, देखिए 0.5 mm इसकी लेंथ ही है। वो अंतरिक्ष की चरम जीवन परिस्थितियों में किस प्रकार जीवित रह सकता है, इस अध्ययन के लिए इसको भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस जीव का आपको नाम ध्यान रखना है, टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड, लेंथ देखिए कि बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है ये। ये देखिए यार, 600 मिलियन वर्षों से एग्जिस्टेंस में है ये प्राणी, ये जीव। 600 मिलियन वर्ष यानी 60 करोड़ वर्षों से ये
एग्जिस्ट कर रहा है, अभी विलुप्त तो नहीं हुआ है। तो इससे भयावह चरम स्थिति किसने मतलब जी होगी, है ना। ये -272.95, इससे कम टेम्परेचर नहीं होता है, इससे कम टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसमें भी रह लेता है। और 150 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल करता है, तो ये 150 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में रह सकता है। तो मतलब रेंज देख रहे हो, -272, इसको वैसे 273 लिख लीजिए, -273 डिग्री सेल्सियस से +150 डिग्री सेल्सियस, इसमें ये सर्वाइव कर ले जाता है। तभी तो इसको भेजा जा रहा है कि वहां पे जाएगा, तो वहां पे देखते हैं ये सर्वाइव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, किस तरीके से अपने अपने मतलब अपने मेटाबॉलिज्म को ये बदलता है ना, सर्वाइवल के लिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे स्टडी की जाएंगी नासा और इसरो के द्वारा, ठीक है। एक पॉइंट हम लोगों ने इनके बारे में, टार्डिग्रेड के बारे में ऊपर अभी देखा, ये बर्फ में भी जम जाएगा तो 30 साल तक ये जीवित रह सकता है। तो ये हमारा हो गया, ये सेकंड वीक तक करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ लिया जून का। तो ये थर्ड वीक का है, इसको कर लेते हैं। देखो पहला टॉपिक हम लोग करेंगे पीएम साहब की ये जो यात्रा हुई है 3 देशों में, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। इसको C3 यात्रा भी बोला जा रहा है, ठीक है, C3 यात्रा। आपने पीसीएस और ये आरओ आरओ में देखा होगा कि अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है स्टेटमेंट वाला, ज्यादा ट्रेंड है ना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है इस यात्राओं का, ठीक है। पहले सी का मतलब है यहाँ पे साइप्रस है, ठीक है, जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे। यानी पहले जो पहला देश था जिसकी यात्रा की पीएम मोदी ने, अभी साइप्रस की। इसके बाद ये कनाडा गए थे, क्योंकि कनाडा में G7 समिट भी हुई है ना, G7 समिट शिखर सम्मेलन भी हुआ है, यहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया। इसके बाद ये फिर क्रोएशिया गए, ठीक है, क्रोएशिया। फिर सीक्वेंस याद रखना, पहले साइप्रस, फिर कनाडा, फिर क्रोएशिया। इतना इतना चीज क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले साइप्रस को देख लेते हैं। यहाँ पे मैपिंग से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। पिछले 23 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा, ये वैसे है तो बेहुदा फैक्ट, लेकिन स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है पीसीएस, तो ध्यान रखिएगा। 23 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा है, ठीक है। और जो वार्तालाप हुई है ये एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, आतंकरोधी सहयोग, भारतीय और यूरोपीय यूनियन के जो रणनीतिक कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैपिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साइप्रस को लेकर। ये चीज तो हम लोग जानते हैं, मेडिटेरियन सी में है ये, ठीक है। साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है, ठीक, द्वीपीय कंट्री जिसे बोला जाता है, द्वीपीय देश, एक आइलैंड कंट्री है और भूमध्य सागर में स्थित है। ये पूरा मैप साइप्रस का है, लेकिन इसका एक हिस्सा देखेंगे, ये नॉर्थ वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ साइप्रस है, जिसे जिसमें लिखा है टर्किश ऑक्युपाइड एरिया। और ये जो नीचे हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं साउथ साइप्रस, ठीक है, साउथ साइप्रस। तो ऊपर वाला हिस्सा तो देखो टर्की ने कब्जाया है, ये टर्की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ये ऑक्युपाई किया हुआ है इन्होंने। ये जो रेड जोन आपको दिख रहा है ये पूरा टर्किश ऑक्युपाइड एरिया है। ये चीज जो दिख रही है ये साइप्रस है, ये जो प्रॉपर कंट्री है ना साइप्रस। निकोसिया इसकी कैपिटल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कैपिटल भी क्वेश्चन, बहुत पैट क्वेश्चन है पीसीएस का, आरओ आरओ का, मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइप्रस की कैपिटल क्या है, निकोसिया। देखो आपको यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे मार्क करके बता दे रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है, मैं ग्रीन कलर कर दे रहा हूँ, देख पा रहे हैं ना आप लोग। एक सेकेंड, मैं थोड़ा डार्क कर ले रहा हूँ कलर। ये जो हिस्सा है, ये जो आपको एक बॉर्डर लाइन दिख रही है, मैंने ग्रीन कलर से नहीं किया था बट अब कर दे रहा हूँ। ये नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस के बीच का, ये जो आपको बॉर्डर लाइन दिख रही है, चौड़ी सी पट्टी दिख रही है, ये एक तरीके से बफर जोन है, ठीक है, बफर जोन है जिसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रशासित यूएन के द्वारा होता है, ठीक है। और यहीं पे आप ब्लू कलर से जो मार्किंग देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से मार्किंग देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जहाँ पे मैं गोला कर रहा हूँ, ये यूके के द्वारा सोवरेन बेस एरिया है। तो देखो एक छोटी सी कंट्री है, और यहीं पे आप टर्किश ऑक्युपाइड एरिया भी देख रहे हैं, और यूके के यहाँ पे सोवरेन बेस एरिया भी है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं साइप्रस के बारे में। भूमध्य सागर में स्थित है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है, हम लोग जानते हैं भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। हम सिसिली के बारे में पढ़ते हैं, सार्डिनिया के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और सिसिली पर तो एक बहुत ज्यादा एक्टिव वोल्केनो भी है, नाम बताएंगे कमेंट करके, कमेंट करके उसका नाम बताइएगा, सिसिली आइलैंड पर है वो। 1960 में ब्रिटेन से ये स्वतंत्र हुआ था। तो स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन अभी भी यूके के यहाँ पे सोवरेन बेस एरिया है, वो आप देख रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर से ये जो मार्क है, ये यूके के द्वारा, यूके के ये सोवरेन बेस एरिया है। 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली साइप्रस को,
1974 में तुर्की आक्रमण के कारण इसका विभाजन नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस में हो गया, जो आपने देखा भी। ठीक है। और उत्तरी साइप्रस पर टर्की का कब्जा है, ये भी आपने देख लिया मैप से। उत्तरी और दक्षिणी साइप्रस एक ग्रीन लाइन, जो मैंने आपको मार्क करके बताया था, ग्रीन लाइन से विभाजित है, जिसे यूएन द्वारा शांति बनाए रखने के लिए इसको बनाया गया है। हो जाएगा ना ये। तो ग्रीन लाइन ध्यान रखिएगा। चलिए, एक बार लाइन कीजिए, विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून। ये जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको तो खास तौर से याद किया कीजिए। ठीक है, जो आपको डेज याद हैं वो तो याद ही है ना, उन पर थोड़ी ना कोई वजन लेना। जो याद नहीं है उनको देखिए, क्योंकि मैचिंग में यही सब ऊट पटांग दिवस दिखते हैं, तो फिर वो कठिन हो जाता है क्वेश्चन। चलिए, हम लोग पढ़ेंगे ये जो ग्रीन भारत मिशन है, हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन। कुछ ही इसमें संशोधन किया गया है, संशोधन देखेंगे। तो हम लोग जो पुरानी जो हरित भारत मिशन था उसको भी देखेंगे, और अमेंडमेंट क्या किया गया है उसको भी देख लेंगे। ठीक है। पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है हरित भारत मिशन, ये 2014 में लॉन्च किया गया था इस मिशन को। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जो है, नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत एक मिशन है, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। तो आपको एक फैक्ट ये याद रखना है, 2014 में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। पर्पज क्या होगा? हरित लिखा हुआ है तो आप लोग आसानी से इसको लगा ही लेंगे। वृक्षारोपण करना होगा, वन आधारित इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसको पुनर्स्थापना इसकी पुनर्स्थापना करना है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है, यही सारी चीजें। न्यूज में देख लेते हैं थोड़ा। ये विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 17 जून को मनाया जाता है। इसी के अवसर पर 2021 से 2030 के लिए संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन योजना जारी की गई। ये जो आपको संशोधित दिख रहा है, इसका आपको टाइम फ्रेम याद रखना है, 2021 से 2030। दो फैक्ट आपके हो गए हैं। 2014 में जो ओरिजिनल ग्रीन इंडिया मिशन था वो लॉन्च हुआ था, और ये जो संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन या फिर योजना जो लॉन्च हो रही है, ये है 2021 से 2030 तक के लिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क किया हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दो चार फैक्ट हो गए। अब इसको देखिए, संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन जो है 2021 से लेके 2030 तक, जो मेन टारगेट है, एम है, वो तो वैसे ही है। ठीक है, लेकिन कुछ और यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, वो देखते हैं। मुख्य उद्देश्यों को बरकरार रखना। उद्देश्य पेरिस समझौते के तहत भारत के एनडीसी लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। एनडीसी आप लोग समझते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पेरिस समझौता भी आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है। 2014 का ग्रीन इंडिया मिशन देख लीजिए, और ये जो नई योजना है संशोधित 2021 से 2030 तक का, इसको भी देखिए। मेन एम क्या है? यही फॉरेस्टेशन करना है, वनावरण करना है, वृक्षारोपण करना है, उनका संरक्षण करना है, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना है, यही सारी बात है। तो ये तो ठीक है, ये पुरानी ये जीआईएम 2024 का एम था। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्हीं उद्देश्यों को, इन्हीं एम्स को लिंक कर दिया पेरिस समझौते के साथ। ठीक है। पेरिस समझौते के तहत भारत के एनडीसी के अनुरूप रहेंगे सारे एम जो है। एरिया भी बढ़ा दिया गया है। जो 2014 का ग्रीन इंडिया मिशन था, इसमें 5 मिलियन हेक्टेयर गैर वन भूमि पर वनारोपण करना था। इतना टारगेट था, 5 मिलियन हेक्टेयर हेक्टेयर पर। इसमें संशोधित वाले में 24 से 25 मिलियन हेक्टेयर पर वन आरोपण करना है। तो काफी एरिया बढ़ा दिया है ना, लगभग पाँच पाँच गुना, 5x टाइम कर दिया। 50 से 60 मिलियन टन CO2 को सिंक करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अमाउंट इन्होंने बढ़ा दिया, 3.39 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ये अनुमानित है। इतना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करना है। ठीक है। 3.39 बिलियन। ये सारी फैक्ट याद रखना है आपको। अगर संशोधित पूछेगा तो स्टेटमेंट में यही सारे पॉइंट आपको दिखेंगे। ठीक है, यही सारे पॉइंट आपको दिखेंगे। चलिए, यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन पढ़ते हैं। और ये अभी जो C3 यात्रा आपने पढ़ा है ना, पहले क्या था, साइप्रस, फिर कनाडा, फिर क्रोएशिया, यही ना। तो हम लोग दूसरे चरण पे पहुंच गए हैं, कनाडा में पहुंच गए, पीएम मोदी साहब पहुंच गए। तो यहाँ पे ये शिखर सम्मेलन भी अटेंड कर लेंगे। ये 51वां शिखर सम्मेलन है। क्योंकि हम लोग G7 के सदस्य नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। G7 के सदस्य हम लोग नहीं है, इंडिया नहीं है। हम लोग को निमंत्रण दिया गया था, आउटरीच आउटरीच कंट्री के रूप में। ठीक है। आउटरीच कंट्री के रूप में। शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ये याद रखना है साथ में। ठीक।
कनाडा नहीं पूछेगा पीसीएस, वो जगह का नाम देगा, तीनों चारों ऑप्शन जगह का नाम देगा। ये क्या लिखा है, कनना स्किस। ठीक है, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, कनना स्किस, ये नाम है, इस जगह पे हुआ है G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया। G7 के हम सदस्य नहीं है, फिर भी हमें एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको भी पहली बार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। ठीक है, तो दो फैक्ट हो गए, दो तीन फैक्ट हो गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस सम्मेलन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, इनको भी जाने रहिए। अगर सिर्फ इतना ही पूछ ले, है ना, सिर्फ इतना ही पूछ ले कि ये कन्ना किस चार्टर किससे संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए ये वन वनाग्नि से संबंधित है। ठीक है, वनाग्नि के खतरों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है ये चार्टर। G7 में मेंबर कौन कौन से हैं, तो बहुत आसान है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, अमेरिका, कनाडा। गठन 1975 में होता है, G6 के रूप में होता है। ठीक है, G6 के रूप में गठन होता है, फिर एक कंट्री कनाडा ऐड होती है 1976 में, एक साल बाद, तो ये G7 कन्वर्ट हो जाता है G7 में। ठीक है, G7 फिर G8 में भी कन्वर्ट होता है 1997 में। G7 होता कैसे है, +1 और हो जाता है, रूस ऐड हो जाता है। लेकिन रूस के बारे में आपको पता है, 2014 में क्रीमिया के कब्जे के कारण रूस को G8 से बाहर निकाल दिया था, तो अब वो फिर से G8 किस में कन्वर्ट हो गया, G7 में। तभी वर्तमान में G7 आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में, ध्यान रखिएगा। G7 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता। ओके, और इस समय के सॉरी इस समूह के पास कोई बाध्यकारी कानून नहीं। ठीक है, कोई बाध्यकारी कानून नहीं। आइए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत आसान सा क्वेश्चन, 21 जून सभी जानते हैं, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है 11वां है। ठीक है, 11वां है। इस बार की थीम भी याद रखिए, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। कुछ फैक्ट देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सेशन होता है 69 नंबर का। इसमें प्रस्ताव रखा गया था 2014 में कि योग दिवस जैसी चीज भी कोई होनी चाहिए। तो पहला योग दिवस मनाया गया 2015 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहला योग दिवस 2015 में। और 2025 का कौन से नंबर का है, 11वें नंबर का। ठीक है, G7 समिट कौन सी थी, 51 था। ठीक है, यूनेस्को ने वर्ष 2016 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी इसको मान्यता मिली, योग को। ठीक है, योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी इसको दर्जा दिया गया था। चलिए, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार। एक चीज आपको बता दें, अगर बाल साहित्य से ये समझते होंगे कि बाल कलाकार या बाल साहित्यकार जो होते हैं कम उम्र के वो लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। बाल साहित्य पुरस्कार उनको दिया जाता है, ऐसे राइटर को दिया जाता है जो बाल कथाएं लिखते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं, एक एक फिक्स उम्र के लिए लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाल साहित्य बालकों के द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है, कम उम्र के बच्चों के द्वारा, किशोरों के द्वारा लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे साहित्यकार या फिर ऐसे लेखक जो बच्चों के लिए या फिर किशोरों के लिए पाठ्य सामग्री लिखते हैं, उनको मिलता है ये। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देख लेते हैं, अवार्ड कौन देता है, साहित्य अकेडमी ही देती है। तो पहले युवा वाला देख लेते हैं, फिर बाल साहित्य पुरस्कार देख लेते हैं। तो देखो, अब तो एक लोग दो लोगों को तो मिलता नहीं है, अब तो भर भर के लोगों को मिलता है, तो ये सही बात है, अच्छी बात है। युवा पुरस्कार देखिए, 24 भाषाओं में 23 लेखकों को युवा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। 23 लेखक हैं किसमें, युवा पुरस्कार में। ठीक है, 2011 में स्थापना होती है इस पुरस्कार की। अब देखो, चूंकि ये युवा पुरस्कार है, तो इसमें तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 35 वर्ष या फिर उससे कम आयु के युवा भारतीय लेखकों को 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा भी इंक्लूड है इन 24 में। 22 भाषाएं तो हमारे शेड्यूल में ही है ना, भारतीय संविधान में ही है। दो भाषाएं और हैं, एक इंग्लिश है, एक इंग्लिश भी ऐड कर दी गई है, एक राजस्थानी है। तो ये फिर +1 +1 करके 24 हो जाती है। ठीक, तो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं ये पुरस्कार। और इस बार युवा पुरस्कार 23 लोगों को मिले हैं। ध्यान रखिएगा, ये नोट जो लिखा है इसको ध्यान रखें, प्रत्येक लेखक को प्रति भाषा केवल एक बार पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, स्टेटमेंट में काम आएगा। अब बाल साहित्य पुरस्कार देखिए, 2010 में स्थापना होती है, ये भी 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, और बाल साहित्य पुरस्कार 24 लेखकों को मिला है।
2025 में। युवा पुरस्कार 23 लोगों को मिला है, 23 लेखकों को मिला है। और बाल साहित्य पुरस्कार 24 लोगों को मिला है, या फिर 24 लेखकों को मिला है। ये जो डबल स्टार है इसको मार्क कीजिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ऐसी बाल साहित्य कृतियां या फिर पाठ्य सामग्री, ऐसी बाल साहित्य कृतियों को प्रदान किया जाता है जो 9 से 16 वर्ष की आयु के पाठकों के लिए लिखी गई हो। समझ में आया? ये स्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 9 से 16 वर्ष, 9 से 16 वर्ष की आयु के पाठकों के लिए जो साहित्य या फिर कृति लिखी जाती है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब वो कृति किसी ने भी लिखी हो, वो बुजुर्ग भी हो सकता है, वो बूढ़ा आदमी भी हो सकता है, कोई युवा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पशु विनिमय कार्यक्रम होता है, 2 किंग कोबरा के बदले, यहाँ पे भाषा गलत होगी, इसको मैनेज कर लेना। 2 बाघ कहाँ से कहाँ लाए गए? तो देखो यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है। कर्नाटक से 2 किंग कोबरा सर्प को मध्य प्रदेश, ये वन विहार नेशनल पार्क जो है ये भोपाल में लाया गया। 2 सांपों को लाया गया, तो कर्नाटक से एमपी में भेजा गया 2 सांपों को, किंग कोबरा को। और फिर चूंकि विनिमय कार्यक्रम है तो मध्य प्रदेश को भी भेजना पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश ने 2 टाइगर भेजे हैं कर्नाटक को। तो बदले में मध्य प्रदेश को 2 किंग कोबरा मिले। न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये किंग कोबरा जो लाए गए थे ये मर गए, इनकी मृत्यु हो गई है। तो यह ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक, किंग कोबरा कर्नाटक के थे और टाइगर एमपी से थे। ईरान इजराइल संघर्ष अभी भी जारी है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ईरान से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। भारतीय नागरिकों को अर्मेनिया के रास्ते, मैं इस पर अंडरलाइन किया हूँ, इसको मार्क कीजिएगा, अर्मेनिया के रास्ते बाहर निकाला गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु भी याद रखना है और अर्मेनिया भी याद रखना है। और भी ऑपरेशन है भारत सरकार के द्वारा, इनको ध्यान रखिए। 2023 में ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ये निकासी ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन। ये सूडान से निकासी की गई थी भारतीय नागरिकों की, ऑपरेशन कावेरी के तहत। ऑपरेशन अजय 2023 में, ये भी 2023 में इसराइल से, जब इसराइल और हमास का संघर्ष चल रहा था। ऑपरेशन गंगा 2022 का है। और अफगानिस्तान से, जब तालिबान का कब्जा हो गया था अफगानिस्तान पर 2021 में, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक, मैचिंग में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी, अजय, गंगा, देवी शक्ति और ऑपरेशन सिंधु भी देख लिए। चलिए तीसरा चरण पढ़ते हैं हम लोग यात्रा का। C3 यात्रा फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, पहला साइप्रस, दूसरा कनाडा, तीसरा क्रोएशिया। तो ये क्रोएशिया के बारे में हम लोग पढ़ा। कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन भाग लेने के बाद 3 देश यात्रा हम लोग पता ही है, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, क्रोएशिया के बारे में देखिए, ये मैंने मैप यहाँ पे बनाया है। एड्रियाटिक सी आपको दिख रहा है, वेनिस की खाड़ी भी दिख रही है। ये इटली है। ठीक है, ये इटली है, ऊपर भी आपको इटली दिख रहा है। और जो ब्लैक कलर से मार्क है ये है क्रोएशिया। कैपिटल याद रखना है जागरेब। ठीक है, जागरेब। और बॉर्डर कंट्री भी आपको ध्यान रखना है क्रोएशिया से। इटली है, स्लोवेनिया है, हंगरी है, सर्बिया है और बोस्निया एंड हर्जेगोविना है। क्लियर है? एड्रियाटिक सागर के किनारे क्रोएशिया आपको दिख ही रहा है, पूरा इसी का बॉर्डर ही है। बॉर्डर कंट्री आपने देख ली, फिर से देख लीजिए, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, हर्जेगोविना। ठीक है, और क्रोएशिया ये जो है यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है और नाटो का भी। ठीक है, साइप्रस के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है। थर्ड वीक का करंट अफेयर से शुरू ही हुआ था अभी, जो हमने डिस्कस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजनल काउंसिल्स। करंट की तो यही बात है बस, बाकी ये चीजें तो हम लोग पहले भी आपको रिवाइज में कराता रहता हूँ। कितनी रीजनल काउंसिल्स हैं, मेन रीजनल काउंसिल कितनी है, किस एक्ट के द्वारा बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर लीगल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। और नॉर्थ ईस्ट के लिए कौन सी काउंसिल है, वो किस एक्ट के तहत बनी है। ये सारी चीजें बहुत स्टैटिक हैं, पुरानी है। खैर यहाँ पर रिकॉल कर लेना फिर से। होम मिनिस्टर जो होते हैं यानी रीजनल काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो, चूंकि ये जो मीटिंग होती है वो क्रम अनुसार होती है ना, तो जहां पे भी होती है उस स्टेट के सीएम जो रहते हैं वो वाइस चेयरमैन हो जाते हैं। ठीक, तो अभी हालिया न्यूज क्या है,
होम मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। अब देखो 5 रीजनल काउंसिल है ना, उनमें से एक ये भी है मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 2025 में मीटिंग हुई है बनारस में हुई है। ठीक है, बनारस में हुई है। चलिए अब इन रीजनल काउंसिल के बारे में थोड़ा देखिए। ये वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? जो संस्थाएं संसद के संसद के एक्ट के द्वारा बनती हैं। ठीक है, एक्ट के द्वारा बनती हैं, अधिनियम के द्वारा जो बनती हैं उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। ठीक है, ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज है। अब चूंकि आपने पढ़ा है संसद के एक्ट के द्वारा बनी है, तो एक्ट भी जानिए साथ में। ये एक्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसी एक एक्ट के द्वारा 5 रीजनल काउंसिल को बनाया गया था। 5 में से एक आपने मध्य रीजनल काउंसिल पढ़ लिया। और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग से यहाँ पे रीजनल काउंसिल है जिसका नाम है जिसका नाम है पूर्वोत्तर परिषद आप बोल सकते हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बोलता हूँ उसे, नॉर्थ ईस्ट। इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हो गया ना, हिंदी में पूर्वोत्तर काउंसिल हो गया। और इसका एक्ट 1956 नहीं है, ध्यान रखना। ये नॉर्थ ईस्ट वाली चूंकि बाद में बनी है ना, बाद में बनी थी, 1972 में बनी थी, वो 1956 में बनी थी। तो इसका एक्ट अलग है, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972। इसके तहत नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से काउंसिल बनाई गई थी। कर लेंगे ना अब? तो जो 5 मेन है वो तो देख लीजिए पहले। एक उत्तरी है, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, एक वेस्ट हो गया, एक एक ईस्ट हो गया। 4 ही हो गई, एक मिडिल में कर दीजिए, तो ये 5 ओरिजिनल काउंसिल हो जाती हैं। ठीक है, ये 5 लिखी हैं वैसे ही। चलिए अब देखो इसके रीजनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट कवर है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरी की बात करें, नॉर्थ रीजनल काउंसिल की बात करें, तो यहाँ पे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि किस आरसी में कौन कौन से स्टेट कवर है। ये जो मध्य आरसी है, जिसका अभी आपने 2025 में मीटिंग पढ़ा बनारस में। ठीक है, बनारस में। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट कवर है? हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। उत्तराखंड चूंकि मैप में ऊपर नजर आता है तो इसको नॉर्थ मत समझ लेना। ठीक है, इसको नॉर्थ रीजनल काउंसिल में मत कवर कर लेना, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ आपके लिए। पूर्वी में कौन कौन हो जाएंगे? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पश्चिमी में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। दक्षिणी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट आरसी? अच्छा, कुछ ये तो वैसे डिस्कस कर लिया ना अभी। चेयरमैन कौन होता है? होम मिनिस्टर होते हैं। सभी 5 आरसी के चेयरमैन जो होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। और चूंकि नॉर्थ ईस्ट में भी तो एक क्षेत्रीय परिषद है ना, नॉर्थ ईस्ट की भी तो रीजनल काउंसिल है, जिसे 1972 में बनाया गया था अलग एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे भी अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर, लेकिन इनको पदेन अध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है, वाइस चेयरमैन का कौन होते हैं ये आप जानते हैं, क्रमानुसार संबंधित राज्य के सीएम। सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं है ना, आरसीएस पर पूछे गए। नब्या पहल के बारे में बताइए। नब्या पहल का उद्देश्य क्या है? 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को कक्षा 10 की मिनिमम एलिजिबिलिटी के साथ ये जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है इसको मुहैया कराना। ठीक है, नब्या पहल ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण, एज ग्रुप याद रखना है 16 to 18। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी देखिए। भाई लेड को लेड या फिर सीसा तो एक ही चीज है। लेड को सोने में कन्वर्ट कर डाला इसने यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन जो है सरन बोलते हैं इसे। इसके वैज्ञानिकों ने लेड को अल्प मात्रा में उच्च ऊर्जा कण टकराव से सोने में बदल दिया। तो आपको ये ध्यान रखना, ये पूछ लेगा किस तत्व को सोने में बदला है, तो लेड या फिर सीसा लगा देना। ठीक, चलिए। न्यूज में था अभी बाढ़ आई है इस बांध के कारण, क्योंकि बिना बताए डैम को खोल दिया गया और फिर बाढ़ आ गई। इस बांध का नाम है चांडिल। वो आ सकता है मैचिंग मैचिंग में। चांडिल बांध चर्चा में था या किस राज्य में स्थित है? झारखंड पे। और ये जो जिस नदी पर बना है ये है स्वर्ण रेखा। ठीक है, वर्ल्ड ड्रग डे। ठीक है, वर्ल्ड ड्रग डे। ड्रग से समझते हैं मादक पदार्थ, इनका दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, डेट याद रखनी है, डेट पूछा जाता है, मैचिंग में क्वेश्चन आता है। 26 जून। और इस बार की थीम भी इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम है ब्रेक द साइकिल
स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, ये है 2025 की थीम वर्ल्ड ड्रग डे की, 26 जून, ब्रेक द साइकिल। ठीक है। देखो ये मादक पदार्थ और अवैध तस्करी से रिलेटेड कुछ क्षेत्र हैं। जीएस में तो कई बार वैसे ये पूछा जा चुका है, फिर भी यहाँ पे भी रिवाइज कर लीजिए। एक ट्रिपल फ्रंटियर जोन है, इसमें ये कंट्रीज पूछा जाता है, कौन कौन सी कंट्री ट्रिपल फ्रंटियर जोन में आती हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग्वे। यहाँ पे ड्रग की तस्करी वगैरह बहुत होती है और प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, उत्पादन भी होता है और तस्करी भी होती है अच्छी खासी मात्रा में। एक ऐसा ही क्षेत्र है गोल्डन क्रीसेंट, इसमें ये 3 कंट्री आती हैं, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग्वे। क्लियर है। एक ऐसा ही क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये आपको तीनों जोन याद रखना है, हो जाएगा ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक बार यहाँ पे, एक बार क्या, कई बार पूछा जा चुका है पीसीएस में तो, आर ओ में। चलिए यहाँ पे देखिए, ये डेटा देखिए, वर्ष 2022 का ये डेटा है। एक इंस्टीट्यूशन है, इसके अनुसार ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी के अनुसार ये बता रहे हैं कि 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 30 करोड़ लोगों ने मादक पदार्थ का सेवन किया। वैसे ये डेटा निबंध निबंध में काम आता है, आप प्री लेवल पे अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पर रिकॉल कर लिया। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस क्वेश्चन में, आप लोगों ने देखा होगा। सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले जो ड्रग्स हैं, सबसे ज्यादा तो कैनबिस ही होता है। ठीक है, कैनबिस। इसके बाद है ओपियोइड, इसके बाद है एम्फेटामिन, कोकीन और एस्टेसी। ये इनका सेवन किया जाता है। ठीक है। और कैनबिस के बारे में तो देखिए, कनाडा हुआ, उरुग्वे हुआ और अमेरिका के भी कई क्षेत्र हैं, कई राज्य हैं जहाँ पे कानूनी मान्यता प्राप्त है कैनबिस को। मतलब ये लीगली राइट है, इसका सेवन करना लीगली राइट है इन सब क्षेत्रों में। ठीक है। चलिए एक बार लर्नर कीजिए। चर्चा में रहा शब्द टैबिको नाजोल। टैबिको नाजोल ये क्या है? यह एक कवकनाशी है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, आर ओ में तो ज्यादा ध्यान रखना, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कवकनाशी वगैरह खूब क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा आपने, उनको ध्यान रखना। कवकनाशी है ये, टैबिको नाजोल। इसी से मिलते जुलते देखो ये भी नाम है, फ्लूकोनाजोल, बोरिकोनाजोल, ये सारे के सारे एंटी फंगल यानी कवकनाशी हैं। ठीक है। चलिए इस पे हम लोगों ने पिछली पीडीएफ में भी किया था, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। धरती आबा ये तो जान ही रहे होंगे, किनको बोला जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ठीक है, धरती आबा। यहाँ पे देखिए, अभी हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया। ठीक है। अब तक क्या है, सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। आपको ये फैक्ट याद रखना है, ओल्ड फैक्ट है बट इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, धरती आबा के बारे में बताइए, पुरानी पीडीएफ में, पुरानी वीडियो में अच्छे से डिस्कस हुआ था। एक क्वेश्चन कीजिए, ये जो थ्रस्ट वेव्स हैं, थ्रस्ट वेव्स चर्चा में रही, ये किससे संबंधित है, होती क्या है थ्रस्ट वेव्स? इनको देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से वायु में थ्रस्ट या फिर शुष्कता, यहाँ पे थ्रस्ट का मतलब शुष्कता से समझिए। ठीक है, एयर में शुष्कता की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है शुष्कता में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर में कमी हो रही है। शुष्कता मतलब ड्राइनेस। ठीक है, ड्राइनेस, जिससे बाष्पीकरण की मांग बढ़ने से भूमि और पौधों में शुष्कता बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है थ्रस्ट वेव्स। इसके कारण क्या हो रहा है, एयर में जो मॉइस्चर है, नमी है, उसकी कमी हो रही है, जिससे एयर जो है वो ज्यादा ड्राई हो जा रही है। ठीक है, ड्राई होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एवापोरेशन है, एवापोरेशन की रेट बढ़ रही है। एवापोरेशन की रेट बढ़ेगी तो आपको पता है पौधे भी एवापोरेशन वाला प्रोसेस को फॉलो करता है ना। हर एक चीज से एवापोरेशन होता है, जहां पे भी नमी होती है, जहां पे भी नमी होगी, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो व्यक्ति हो। ठीक है, यानी हम आप हो, एवापोरेशन होता है लिक्विड का। तो इसी वजह से ये दिक्कत है, इन्हीं को थ्रस्ट वेव्स कहा जाता है। हीट वेव तो समझ में आता है कि भैया टेम्परेचर ज्यादा है और एयर वेलोसिटी ज्यादा है ना। मतलब लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है, यही ना मतलब होता है, मतलब टेम्परेचर और एयर वेलोसिटी। लेकिन थ्रस्ट वेव्स में देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रभावित होती हैं। टेम्परेचर तो है ही जो हीट वेव में था, और यहाँ पे एयर वेलोसिटी भी है जो हीट वेव में था, लेकिन यहाँ पे देखो नई चीज आ गई, आर्द्रता। अभी देखा ना, मॉइस्चर, मॉइस्चर की कमी हो जा रही है, ड्राइनेस बढ़ जा रही है।
और सौर विकिरण। तापमान, आर्द्रता, सौर विकिरण वायु की गति से प्रभावित होती है। ठीक है, यानी ये जो थ्रस्ट वेव है ये ज्यादा डेंजरस है। अधिक तीव्र थ्रस्ट वेव्स के कारण मृदा में नमी नष्ट हो जा रही है, जिससे सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। ऑब्वियस है, मिट्टी ज्यादा, रूखापन रहेगा मिट्टी में, नमी नहीं रहेगी तो पानी की आवश्यकता ज्यादा बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन कीजिए। अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं, इसको हम लोगों ने रेलिवेंट टॉपिक में किया था, है ना। रेलिवेंट टॉपिक की मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, सारी पीडीएफ जो है वो अच्छे से करके जाना, बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाएं, ये हम लोगों ने पढ़ा था, एक नेतांज क्षेत्र था, एक इस्फहान था और एक फोर्डो था। यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, तो किस ऑपरेशन के तहत नष्ट किया? ऑपरेशन हम लोग जानते हैं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन किसका था? यूएसए का था। यूज किया गया कौन सा प्लेन, कौन सा यान यूज किया गया था? उसका नाम था V2 स्टील्थ बॉम्बर। ठीक है, और जिस बम का यूज किया गया था उसका नाम है GBU-57 बंकर बस्टर। ठीक है, बंकर बस्टर। ये सब तो पढ़े ही हो गए, न्यूज यूज में काफी आ ही रहा था अभी। और मिसाइल का भी यूज किया गया जिसका नाम है टॉम हॉक। ठीक है, टॉम हॉक। इसके बारे में हम लोगों ने रेलिवेंट टॉपिक किया था एक, मिसाइल वाला, अगर आप लोगों को याद हो। मिसाइल के बारे में मैंने बताया था, सारी मिसाइलों के बारे में बताया था। हाइपरसोनिक क्या होती हैं, सुपरसोनिक क्या होती हैं, है ना। क्रूज मिसाइल क्या होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। चलिए, भारत का पहला घरेलू आय सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित होगा? घरेलू आय सर्वेक्षण, नेशनल ये जो सैंपल सर्वे है इसके द्वारा आयोजित होगा 2026 में। ठीक है, 2026 में। चर्चा में रहा माले महादेश्वर हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य। पूरा नाम है माले महादेश्वर हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में है। न्यूज में क्यों था? इस वजह से, बाघिन और उसके 4 बच्चे, यानी 4 शावक कब, है ना, कब बोलते हैं ना, शेर के बच्चे को, तो 4 शावक यहाँ पे इनकी मृत्यु होगी। और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे इनको जहर दिया गया। और कर्नाटक के बारे में हम लोग पॉपुलेशन जानते हैं टाइगर की, है ना। टाइगर, अच्छा यहाँ पे मैंने लाइन बोल दिया था, लाइन नहीं भाई, ये बाघिन है ना, टिग्रेस है, टिग्रेस, लाइनस नहीं है। ठीक है, टिग्रेस है। कर्नाटक में मध्य प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी, मध्य प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी बाघ की है कर्नाटक में। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? MP में, इसके बाद कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। चलिए PC चंद्र साहब को पढ़ लेते हैं। PC महाल नौबिस साहब को पढ़ लेते हैं। ये जो सांख्यिकी दिवस होता है 29 जून को होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इन पर। PC महाल नौबिस की जयंती होती है 29 जून को, और ये दिवस 2007 में शुरू किया गया था। ये रेलेवेंट पॉइंट है, रेलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है। मार्क कर दिया था, मेंशन कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, आपको 29 जून याद रखना है। PC महाल नोबिस, इनको इकोनॉमी में पढ़ते ही रहते होंगे, यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। एक फेमस प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक थे और सांख्यिकीविद भी थे। ठीक है, 1933 में पहली सांख्यिकीय पत्रिका जिसका नाम है सांख्य, ठीक है, सांख्य, इसको लॉन्च किया था इन्हीं ने। महाल नोबिस मॉडल भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज को इन्होंने प्रमोट किया था इस मॉडल में। और सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये चीज, NSS की स्थापना, नेशनल ये जो सैंपल सर्वे है इसकी स्थापना इन्हीं की सिफारिश पर की गई थी 1950 में। ठीक है, 1950 में। चलिए 29 जून याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त रक्षा समिति, ज्वाइंट डिफेंस कमेटी, JDC की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कितनी कैपिटल है, कैपिटल बताएंगे? साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल। ठीक है, एक प्रिटोरिया है ना, बाकी दूसरी और तीसरी आप कमेंट करके बताएंगे अगर यहाँ इस लेंथ तक वीडियो देख पा रहे हो तो। और क्या है, न्यूज में इस वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका पनडुब्बी सहयोग समझौता अभी हुआ है, तो ये बैठक हुई है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड चीजें अभी इंपॉर्टेंट है। 2025 का CR राव पुरस्कार विजेता कौन है? 2025 का CR राव पुरस्कार, ये कौन है तो जानते हो ना? कौन थे, मतलब अब तो नहीं है शायद, तो साइंटिस्ट थे। ये मिला है डॉक्टर प्रजामित्र भुआन को। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, GI टैग प्राप्त कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग मिल गया था बहुत पहले ही, लेकिन GI टैग का मतलब क्या होता है भैया? जो डिजाइन आपकी है वो उसको प्रोटेक्शन के लिए तो GI टैग दिया जाता है ना, कि कोई नकल ना कर ले, है ना, उस डिजाइन की। लेकिन कोल्हापुरी चप्पल की नकल की गई है,
इटली की एक कंपनी द्वारा। उस कंपनी का नाम है प्राडा कंपनी। और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ भैया हमने ये डिजाइन यहाँ से चुराई है। जो डिजाइन कोल्हापुरी चप्पल की थी वही डिजाइन इन्होंने सेम टू सेम अपनी डिजाइन बना के ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से ये न्यूज में है। कंपनी ने फुटवियर डिजाइन की प्रेरणा पारंपरिक भारतीय हस्तनिर्मित फुटवियर कोल्हापुरी चप्पल से ली है। इन्होंने एक्सेप्ट किया है इस कंपनी ने। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, ज्यादा से ना पेनल्टी वगैरह दे देंगे और क्या है ना। इससे जीआई टैग का उल्लंघन हुआ है, तो जीआई टैग के बारे में ध्यान रखना। कोल्हापुरी चप्पल जीआई टैग मिला था, कब मिला था ये ध्यान रखना है। और ये बिलोंग कहाँ से करती है, महाराष्ट्र से। पारंपरिक हस्तनिर्मित चप्पल है। प्रारंभ में से या फिर इस चप्पल को राजघरानों के लिए बनाया जाता था। चमड़े की बनाई जाती है, ठीक है, जानवर की जो खाल है उससे बनाई जाती है। लेकिन खास बात क्या है, इनमें कोई कील का यूज नहीं किया जाता है और कोई सिंथेटिक घटक का भी यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आपके लिए परीक्षा के लिए ये है इंपॉर्टेंट। 2019 में मिला था जीआई टैग कोल्हापुरी चप्पल को। जीआई टैग के बारे में हम लोग हमेशा रिवाइज करते रहते हैं। देता कौन है जीआई टैग, जीआई रजिस्ट्री देती है। ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है, जीआई टैग से संबंधित एक्ट भी हम लोग पढ़ते हैं 1999। ये भी आपको ध्यान रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जीआई टैग की वैलिडिटी कब तक रहे, 10 साल तक रहती है। ठीक है, 10 साल तक। तो इसको 2019 में मिला था ना, तो 2029 तक तो इसकी वैलिडिटी थी। ठीक है, सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ये डीपीआईआईटी जो है इसके द्वारा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन वाला जो है ना, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन, इसके द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है जीआई टैग का। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, सतत विकास रिपोर्ट 2025 देखें एक बार जल्दी से। इस बार की रैंक 99 है। अभी तक 100 से ऊपर रहती थी, इस बार कम से कम 100 से नीचे है। ठीक है, पहली बार भारत ने 167 देशों में से सीड्स 100 में स्थान बनाया है। अब 167 में सीड्स लिखने की क्या जरूरत है ना। चलिए खैर, अचीवमेंट तो है ही, कुछ इंप्रूवमेंट तो है ही। भारत का स्थान कितना है, 99, याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एसडीआर। ठीक है, एसडीआर 2025 में रैंक कितनी है, 99। और साथ में स्कोर भी याद रखना है, तो 99/67 याद रखें आप। ठीक, रैंक ना पूछ के स्कोर पूछ लेगा तो क्या करोगे। स्कोर कई बार पूछा है बीसीएस ने, देखा होगा आप लोगों ने। रैंक ना पूछ के स्कोर पूछ लिया, तो 67 स्कोर है। 25 में रैंक देख लिया आपने, 99 था। 2024 में 109 थी, 2023 में 112 थी। ठीक है, ये कंपैरिजन याद रखना। चलिए, इस रिपोर्ट में और क्या बताया गया है। ये चीज तो हम लोग पहले भी डिस्कस करते रहते थे कि यार 2030 तक जो टारगेट बिठाए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, जो 17 गोल है ना, मेन गोल 17 है, सब गोल्स 169 है। तो इनका टारगेट 2030 तक था अचीव करने का, तो 30 तक तो होने वाला नहीं था। ये हम लोग पिछले कई सालों से पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। क्योंकि रिपोर्ट्स में डेटा आता ही है और रिपोर्ट डेटा से पता चलता है कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब इन्होंने खुद ही बता दिया कि 2030 तक केवल 17% एसडीजी जो लक्ष्य हैं उनको पूरा किया जा सकता है। तो 17% डेटा याद रखना आसान भी है, 17 एसडीजी गोल भी हैं और केवल 17% ही गोल अचीव हो पाएंगे, तो याद रखना आसान हो गया। ठीक है, भूलना मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि भैया वैश्विक प्रगति में गंभीर मंदी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलिए, इस बार के टॉप जो हैं परफॉर्मर यही रहते हैं। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। और टॉप 20 में 19 यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक, हो जाएगा। चलिए, ये भी ध्यान रखना, पड़ोसियों के बारे में पूछ लेता है कभी कभी स्टेटमेंट में। अगर पूछेगा कि भारत पाकिस्तान से पीछे है, तो गलत कर देना, भारत पाकिस्तान से आगे है, बांग्लादेश से भी आगे है। लेकिन बाकी जो पड़ोसी देश हैं उन देशों से भारत पीछे है। ठीक, ये स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, थोड़ा शराब विनियमन ये रेगुलेशन देख लेते हैं। शराब का सेवन, अब तो भैया छोटे छोटे उम्र के भी, है ना, ये बालक जो हैं ये भी सब इनटेक करने लगे हैं। शराब के सेवन में लगातार वृद्धि, हेल्थ रिस्क, हिंसा, अपराध, सुसाइडल केसेस जो हैं, है ना, ये सारी चीजें तो बढ़ ही रही हैं। तो इस वजह से ये जो है शराब नियंत्रण नीति और कार्यक्रम, इसको मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, रेगुलेशन तो है ही, हम लोग डीपीएसपी में पढ़ते हैं, है ना, आर्टिकल 47 पढ़ते हैं। अब 47 क्या है, ये भी डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी है ना। और डीपीएसपी पता ही है आपको क्या है, चैलेंजेबल है नहीं, राज्य की मर्जी है। अब राज्य प्रोडक्शन करा रहा है दारू का, है ना, यही सेल करा रहा, बिक्री करा रहा है, क्योंकि अच्छा खासा क्या मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स मिलता है। अभी देखो नेशनल ये जो फैमिली हेल्थ सर्वे 5 अभी यही एक्टिव है। ठीक है,
अभी यही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, 5वां नंबर चल रहा है। इस सर्वे में बताया गया है कि 10 से 75 वर्ष की आयु के लगभग 15% लोग, संख्या में 16 करोड़ हैं, 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं भारत में। 140 हो गए ना अब तो, 140 करोड़, इसमें से 16 करोड़। अब ये तो देखो ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल कितना होगा पता नहीं, हो सकता 50 करोड़ हो, है ना, हो सकता है 40 करोड़ हो सकता है 60 करोड़ हो। अभी आप चेक कैसे करोगे कि कौन दारू पीता है कौन नहीं पीता है? ये डेटा कैसे आया 16 करोड़ का, इसको सोचिए थोड़ा, है ना। अब जैसे आप पीते हैं, अगर ड्रिंक करते हैं या फिर हम ड्रिंक करते हैं, तो गवर्नमेंट को कैसे पता है कि हम पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं? ये कैसे रिकॉर्ड है? या तो हम ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे, उससे पता चलता है वो। ये कैसे पता चलता है? थोड़ा सा हमें इसको हमें थोड़ा इनलाइट कीजिए, ठीक है, इनलाइट कीजिए मुझे, कैसे ये काउंट करते होंगे गवर्नमेंट, कितने लोगों ने पिया है। अब घर जाके पूछेगी भी अगर गवर्नमेंट, है ना, तो कोई बताएगा थोड़ी ना कि यार हम पिए हैं। जनगणना में तो समझ में आता है, सेंसस में समझ में आता है, पूछ लिए भैया कितने परिवार में है आपके सदस्य, तो सदस्य तो बता देगा ना। लेकिन दारू का पूछेगा, दारू कितने लोग पीते हैं आपके यहाँ, तो थोड़ी ना कोई बताएगा। तो काउंटिंग कैसे हुई है 16 करोड़? खैर, देखिए भारत में शराब सेवन के मामले में विश्व स्तर पर सबसे ऊपर, ठीक है, समझ में आता है, भारत में ही सबसे ज्यादा लोग हैं पीने वाले, अधिक शराब सेवन करने वाले यहाँ। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है इधर। सबसे ज्यादा शराब सेवन होता है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद त्रिपुरा में, फिर पंजाब में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो पॉसिबिलिटी ये गलत कर रहे हैं, है ना हम लोग, छत्तीसगढ़ को ना लगाएं, यूपी को ही पहले कर दें। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोग जानते ही हैं शराब रेगुलेशन के, 7वीं अनुसूची है, राज्य सूची है, राज्यों को पूरा अधिकार है प्रोडक्शन का, बिक्री का, डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। आर्टिकल 47 में लिखा ही है, मादक पदार्थों से, है ना, ये राज्य सरकार है। बट है तो वही चीज ना, चैलेंजेबल है नहीं, टैक्स अच्छा खासा मिलता है गवर्नमेंट को, तो क्यों ही करेगी गवर्नमेंट? बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि राज्यों ने किया नहीं है, बिहार में है, बहुत सारे स्टेट हैं बिहार के अलावा जहाँ पे प्रतिबंध है पूरी तरीके से शराब का, लेकिन फिर भी अंडर द टेबल और दूसरे रूट से तो शराब सप्लाई हो ही रही है। चलिए क्वेश्चन कीजिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीडीपी के आधार वर्ष 2011-12 था ना अभी, आधार वर्ष बेस ईयर, बेस ईयर को चेंज किया जा रहा है। बेस ईयर अब होगा 2022 से 2023, ठीक है, ये याद रखना। ऑप्शन में 2023 दिखेगा, 24 दिखेगा, 24 से 25 दिखेगा, ठीक है, 21 से 22 दिखेगा, ध्यान रखना, 22 से 23 है, ठीक है, 22 से 23। और साथ में यहाँ पे भी बदलाव हो रहा है, आईआईपी जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इसका आधार वर्ष भी 2022 से 23 किया जाएगा, यानी ये तो सेम है, ये तो इसी की तरह जीडीपी की तरह, लेकिन यहाँ पे ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसका आधार वर्ष जो है ये 2023 से, मतलब 1 साल आगे है, ठीक है, 1 साल आगे, ध्यान रखना, 1 साल आगे, +1 ईयर। क्लियर? तो ये हमारा फोर्थ वीक का करंट अफेयर्स हो गया, जून मंथ का, जून का यहाँ पे करंट अफेयर्स खत्म हो गया।